हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट से पहले हमने ऑलरेडी अपने एरेज के बारे में पढ़ा हुआ है एंड उसके साथ साथ हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर लीनियर टाइप के होते थे क्योंकि इनके अंदर डेटा सीक्वेंशियली अरेंज्ड होता था। सीक्वेंशियली अरेंज कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये एरे है तो सबसे पहले एक एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट, तो इस तरीके से सीक्वेंस में हमारे एलिमेंट्स आगे 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 बढ़ते जा रहे थे। अब लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जिसे हम विजुअलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। यानी जब भी हमारी लिंक लिस्ट होगी और उसको हमें ड्रॉ करके देखना होगा, हम कुछ इस तरीके से उसे ड्रॉ करके देखेंगे। इस लिंक लिस्ट के अंदर हमारे जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हमारी नोड। तो ये हमारी नोड है, ये भी हमारी एक नोड है, ये भी हमारी एक नोड है, एंड इस तरीके से दिस इज ऑल्सो आवर नोड। और जो सारी नोड्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो एक तरीके से चेन फॉर्मेशन लिंक लिस्ट के अंदर बन रहा होता है कि एक चेन की तरह सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे जो नोड्स हैं, वो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कनेक्टेड होते हैं। बट इवन दो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट और एरेज या वेक्टर्स के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। और सबसे मेजर डिफरेंस जो एक एरे या फिर एक लिंक लिस्ट के अंदर होता है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक एरे है तो एरे को अगर हम मेमोरी के अंदर जाकर क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएटेड एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, तो इसके अंदर ये हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट। तो एरे की जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कॉन्टिगुअस होती है, ये हम सबको पता है। कॉन्टिगुअस कहने का मतलब है कि ये अगर मेमोरी एड्रेस 100 होगा तो ये 104 होगा, इंटीजर टाइप का एरे है तो ये 108 होगा, ये 112 होगा और ये 116 होगा। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली सारे के सारे एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट होगी। इवन दो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, पर इसके जो नोड्स की मेमोरी है वो कॉन्टिग्यूसली एलोकेटेड नहीं होती। क्या मतलब है इसका? हमारी जो हर एक इंडिविजुअल नोड होती है, फॉर एग्जांपल हम अपने फर्स्ट एलिमेंट की अगर एक नोड बनाएं तो इस नोड को हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हर नोड के अंदर, लिंक लिस्ट की नोड के अंदर डेटा स्टोर होता है। डेटा कहने का मतलब है अगर ये वाली नोड है तो एक तो इसके अंदर 1 स्टोर होगा एंड दूसरा इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट नोड का। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय नेक्स्ट नोड, यहाँ पर डेटा की जगह हम 1 स्टोर करा देते हैं और इस नोड के अंदर 2 स्टोर्ड है। तो नोड्स का जो मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है वो नॉन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो है एड्रेस 100 पे और ये है एड्रेस 500 पे, तो इसका ये जो एड्रेस 500 है इसे हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे होंगे। बेसिकली ये जो नोड है ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, फिर ये जाके किसी और अलग से थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। कुछ इस तरीके से हमारी नोड आ जाएगी जिसके अंदर हमारा डेटा 3 स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एड्रेस इज़ 200, तो 200 यहाँ पर आ गया। बेसिकली हर एक जो सिंगल नोड होती है एक लिंक लिस्ट की, उसके अंदर 2 चीज़ें स्टोर होती हैं। हमारे एरे का हर एक सिंगल जो एलिमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट का डेटा स्टोर होता है, पर लिंक लिस्ट की नोड के अंदर डेटा के साथ साथ नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिया जाएगा, तब उसके एड्रेस पे जाएंगे, वहाँ पे दूसरी नोड होगी उसमें डेटा होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, इसमें डेटा होगा, और लेट्स सपोज इसके बाद ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी नल के इक्वल। तो मेमोरी के अंदर जो हमारी लिंक लिस्ट होती है वो कुछ इस तरीके से विजुअलाइज होती है, मतलब एग्जैक्टली मेमोरी के अंदर लिंक लिस्ट ऐसे क्रिएट होती है। जबकि हमारा एरे तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली उसको मेमोरी लोकेशन, यानी अगर हमारे पास इसकी मेमोरी लोकेशन है तो हम अगले वाले की प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास 100 मेमोरी लोकेशन है तो हम उससे अगले वाले की प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। किसी भी रैंडम मेमोरी लोकेशंस पर हमारे डिफरेंट नोड्स स्कैटर्ड होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, और ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। अब लेट्स सपोज हमारी ये जो लिंक लिस्ट है इसे अगर हम मेमोरी के अंदर विजुअलाइज करते हैं तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नल हम एक और अपनी नोड बना लेते हैं। यहाँ पर अपनी नोड क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा 4 स्टोर होगा और ये फाइनली पॉइंट कर रही है नल को। इसका एड्रेस लेट्स सपोज है 50, तो वही सेम एड्रेस हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे और ये जो है ये पॉइंट करेगा हमारी लास्ट नोड को। तो हमारी ये वाली जो लिंक लिस्ट है इसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब जब हमारी एक सिंगल नोड है, ये जो सिंगल नोड है, हर एक सिंगल नोड के अंदर अब हमें पता चल रहा है 2 कंपोनेंट्स है। कौन से 2 कंपोनेंट्स है? एक तो है हमारा डेटा कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या डेटा स्टोर है। जैसे इस लिंक लिस्ट की बात करें तो इस लिंक लिस्ट के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है। साथ में
अगर हम कह रहे हैं कि हर एक नोड के अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस देगा, इसके अंदर भी एड्रेस स्टोर्ड है, इसके अंदर भी एड्रेस स्टोर्ड है, इसके अंदर भी एड्रेस स्टोर्ड है, तो बेसिकली एड्रेस को कौन से वेरिएबल स्टोर करवाते हैं? हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स। तो नोड स्टार टाइप का ही एक पॉइंटर होगा बेसिकली, जो हमारी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मतलब उसका एड्रेस स्टोर करा रहा होगा। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ लिंक लिस्ट नोड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है उसका डेटा और एक होता है ऐसा पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कराता है। इसके साथ में लिंक लिस्ट के अंदर जनरली एक स्पेशल पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं हमारा हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर क्या करता है? हेड पॉइंटर हमारी फर्स्ट जो नोड होती है उसकी तरफ पॉइंट करता है। तो हेड हर लिंक लिस्ट का एक स्पेशल पॉइंटर होता है दैट जनरली पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। इसके अलावा कई सारी स्पेशल लिंक लिस्ट भी होती हैं जिसमें एक टेल पॉइंटर भी होता है। टेल पॉइंटर पॉइंट करता है हमारे लास्ट नोड को। तो हेड और टेल कभी कभी जब हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम अलग से स्पेशल पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं। इन्हें देखेंगे हम कोड के अंदर, जो पॉइंट करते हैं हमारी फर्स्ट एंड लास्ट नोड की तरफ। अब एक और स्पेशल चीज़, जैसे एरे के अंदर तो हमारे पास इंडेक्स होता है, जैसे पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब अगर हम लिख दें ARR ऑफ 0 तो हमें पता है हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम ARR ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, तो हम अपनी डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। पर लिंक लिस्ट के अंदर डायरेक्टली किसी वैल्यू पर पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। यानी लिंक लिस्ट के अंदर हमेशा शुरू से ही शुरुआत होती है। हमारे पास कोड में एक्सेस होती है सिर्फ हेड की। हेड से ही हम ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एड्रेस या इसका इंडेक्स हमारे पास है या इसका एड्रेस या इसका इंडेक्स हमारे पास है। हम जनरली हेड के साथ स्टार्ट करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, फिर इस नोड से हम अगले वाले का एड्रेस निकालते हैं, उसके डेटा को एक्सेस करते हैं, इसका एड्रेस निकालेंगे, फिर डेटा को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल यानी लीनियरली ही ट्रैवल करना पॉसिबल है। डायरेक्टली बिग ऑफ वन टाइम में हम किसी भी रैंडम नोड के जो एड्रेस है या उसका डेटा है उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के अंदर हम लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को तो सीखेंगे, साथ के साथ दो चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। एक तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हम खुद की लिंक लिस्ट की क्लास बना के उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर के अंदर पढ़े थे वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग में। दूसरी चीज़, हम पॉइंटर्स को और ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, तो पॉइंटर्स को लिखने की, उन्हें यूज़ करने की हमारी प्रैक्टिस भी इस चैप्टर के अंदर बढ़ रही होगी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। दो तरीके होते हैं अपनी लिंक लिस्ट को यूज़ करने के। एक तो होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसे बाद में जाके हम सीखेंगे। C++ के अंदर जो STL है उसके अंदर ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसे चाहे तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई सारे इंटरव्यूज़ में आपको सवाल दे दिया जाता है कि आपको खुद से अपनी लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, खुद से उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे सेकंड तरीके से, विच इज़ यूजिंग क्लासेस। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके अपनी खुद की लिंक लिस्ट क्लास बनाएंगे, फिर उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे जो ऑलरेडी STL के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक बार हमें ये क्लियर हो गया तो STL को यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक्चुअली ये जो तरीका है जो हम करने वाले हैं वही हमें रियल अंडरस्टैंडिंग देगा कि एक लिंक लिस्ट एक्चुअली काम कैसे करती है। सिर्फ डायरेक्टली STL यूज़ कर लेंगे तो हमारे लॉजिक्स उतने ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। अब लिंक लिस्ट को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हम अपनी इस लिंक लिस्ट को बनाकर देखेंगे। यानी इस लिंक लिस्ट को हमें कोड की फॉर्म में बनाना है कि हमारे पास इस तरीके से हमारी मल्टीपल नोड्स हैं। दिस इज़ माय थर्ड नोड एंड फाइनली ये किसको पॉइंट कर रही है? फाइनली ये पॉइंट कर रही है नल को। इस नोड के अंदर हम डेटा स्टोर कराएंगे 1, इस नोड के अंदर डेटा स्टोर कराएंगे 2, इस नोड के अंदर डेटा स्टोर कराएंगे 3। या हम चाहें तो इन्हें कनेक्शंस की तरह भी शो कर सकते हैं। दिस इज़ माय कनेक्शन जो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट को हम विजुलाइज कर सकते हैं और हमारा जो हेड पॉइंटर है वो पॉइंट करता है टू दिस फर्स्ट नोड। अब इस तरीके की लिंक लिस्ट को अगर हमें C++ के कोड के अंदर बनाना है तो हमें पता है हर लिंक लिस्ट में नोड होती है। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। और हमें पता है कि एक नोड के अंदर दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक हमारे पास डेटा होना चाहिए और एक हमारे पास उस नोड का पॉइंटर होना चाहिए जो कहाँ पॉइंट करे, जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करे। नेक्स्ट इंटीजर की तरफ नहीं, टाइप ही हमने यहाँ पे नोड बोल दिया। जैसे एरे के अंदर टाइप इंटीजर होता है, ये इंटीजर 2, ये इंटीजर 3, यहाँ पे टाइप क्या है? पूरा टाइप ही नोड है। अब नोड टाइप तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता C++ के अंदर, तो ये जो नोड टाइप है ये हमें खुद से कस्टम बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे जिसको नाम दे देंगे नोड। और इस नोड क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो अपना डेटा स्टोर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं इंट डेटा
एंड नोड का ही एक पॉइंटर हम स्टोर करवाएंगे, इसको कह देंगे नोड पॉइंटर और इसे हम कह देंगे नेक्स्ट। तो बेसिकली हर नोड के अंदर दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक तो डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी दो वैल्यूज़ के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार लेट्स राइट देम इन द कोड। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड नोड एंड इस नोड क्लास के अंदर हम एक तो अपना इंटीजर डेटा रख रहे होंगे, साथ के साथ नोड स्टार अपना नेक्स्ट पॉइंटर रख रहे होंगे। और हम चाहें तो इसके लिए अपनी एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। लेट्स कॉल दिस अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर नोड। नोड के अंदर क्या होगा, हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, हमें बेसिकली ये वैल्यू मिलेगी कि इस वैल्यू का एक नोड बना दो। तो उसे बनाने के लिए हम लिख देंगे डेटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड आर नेक्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू नल। जब भी कोई नई नोड इनिशियलाइज होगी, क्योंकि हमें जब भी नोड बनाने को मिलती है हमें सिर्फ उसका डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमें फ्यूचर की किसी नोड की एक्सेस मिल जाएगी, उसका डेटा उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो शुरुआत में हर एक नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसकी वैल्यू होने वाली है नल के इक्वल। तो ये तो हो गई हमारी क्लास नोड। अब सिर्फ क्लास नोड को बनाना काफ़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो इस नोड क्लास से इंडिविजुअल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, पर इनका एक कलेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा और उस कलेक्शन को ही हम लिंक लिस्ट कहते हैं। इंडिविजुअल नोड्स को हम लिंक लिस्ट नहीं कहते, उन लिंक लिस्ट उन नोड्स के कलेक्शन को हम अपने C++ के अंदर लिंक लिस्ट कहते हैं। तो हम एक और क्लास बनाएंगे जिसे हम लिंक लिस्ट कह सकते हैं, जिसे हम लिस्ट कह सकते हैं। और ये जो लिस्ट क्लास होगी, दिस विल बी बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब जो भी लिंक लिस्ट होती है C++ के अंदर, उसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर इज द मार्का जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सी उसकी स्टार्टिंग नोड है। तो एक लिस्ट के अंदर, ये बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट क्लास है, इसको हम लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं। लिस्ट इसको मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि STL के अंदर, C++ STL के अंदर हम लिस्ट को यूज़ करके ही लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें सेम बनी रही, इसलिए हमने इस क्लास को लिस्ट नाम दे दिया है। लिस्ट के अंदर हम एक स्पेशल नोड पॉइंटर रखेंगे जिसका नाम होगा हेड। ये पॉइंटर क्या है? इसका नाम है हेड और ये किसको पॉइंट कर रहा है? एक नोड को पॉइंट कर रहा है। और हेड का हमेशा काम होगा कि वो हमारी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग नोड की तरफ पॉइंट करता रहे। साथ में हम चाहें तो अपनी लिंक लिस्ट के लिए एक टेल भी बना सकते हैं। लेट्स कॉल इट नोड स्टार टेल और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो जब भी हमें नई लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, हम इस लिस्ट क्लास को यूज़ करेंगे, नोड क्लास को नहीं। नोड क्लास को तो लिस्ट क्लास यूज़ करेगी, पर हमें एज अ यूज़र मेन फंक्शन से किसको यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है अपनी लिस्ट क्लास को। लेट्स क्रिएट आवर लिस्ट क्लास इन द कोड, क्लास लिस्ट। इसके अंदर दो स्पेशल पॉइंटर्स होंगे हमारे पास, एक होगा हेड एंड एक होगा नोड स्टार टेल। साथ में इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर लिस्ट, जिसमें हेड को हम इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ एंड टेल को भी इनिशियलाइज कर देंगे नल के साथ। यानी जब भी एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट होगी उसके अंदर कोई नोड नहीं होगा, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? सारी वैल्यूज़ नल होंगी। एक एक करके नोड्स हम लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा किसी भी नई लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का। अब लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे? नई लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं लिस्ट लिंक लिस्ट। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दिया एंड अपना कोड लिख दिया। अभी इस लिंक लिस्ट के अंदर कोई ऐसा फीचर्स नहीं है, ना इसके अंदर अभी एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, ना एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, ना एलिमेंट्स को डिलीट कर जा सकते हैं। वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं, एक फंक्शन है, उसे हम अलग से जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। पर बेसिकली इस तरीके से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का, वो तैयार होता है, जिसमें हमने एक नोड क्लास को यूज़ किया है और एक अपनी बड़ी लिंक लिस्ट क्लास को यूज़ किया है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द नोड्स एंड इट स्टोर्स अ यूनिक स्पेशल पॉइंटर टू द इनिशियल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, जिसे हम अपना हेड पॉइंटर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने इस स्पेशल फंक्शन की जिसका नाम है पुश फ्रंट। वेक्टर्स के अंदर हमने एक स्पेशल फंक्शन देखा था जिसका नाम होता था पुशबैक। पुशबैक क्या करता था? वेक्टर में एक नए एलिमेंट को पुश करता था एट द बैक। वैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर भी 4 स्पेशल फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास पुश फ्रंट, एक होता है हमारे पास पुश बैक, एक होता है हमारे पास पॉप फ्रंट और एक होता है हमारे पास पॉप बैक। बेसिकली अगर हम अपनी इस लिंक लिस्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं,
जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नोड्स हैं, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, एंड ये पॉइंट कर रहा है फाइनली नल की तरफ। तो पुश फ्रंट कहने का मतलब है कि हम एक नई नोड को पुश करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी हम यहाँ पे अपनी नई नोड को ऐड करने वाले हैं। पुश बैक का मतलब है कि हम अपनी नई नोड को यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे। पॉप फ्रंट का मतलब है कि हमारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और पॉप बैक का मतलब है कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम अपनी लिंक लिस्ट से डिलीट कर रहे होंगे। और हम ये सारी चीज़ें करेंगे अज्यूम करते हुए कि हमारे पास ऑलरेडी हमारी लिंक लिस्ट का जो हेड है वो पॉइंटर अवेलेबल है, क्योंकि जनरली जितने भी सवाल लिंक लिस्ट के कोडिंग टेस्ट में या फिर इंटरव्यूज़ के अंदर आते हैं उसमें कई सारे केसेस में आपके पास टेल पॉइंटर नहीं होता, लेकिन लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर हमारे पास हमेशा क्वेश्चंस में होता है। तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे हेड पॉइंटर पर रहेगा। और इन्हीं 4 फंक्शंस को हम क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चारों के चारों फंक्शंस हमारे C++ STL के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार ये फंक्शन अगर हमने खुद से लिख लिए तो STL में इंटरनली कैसे इंप्लीमेंटेड है उसकी हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं पुश फ्रंट के बारे में। अगर हम अपनी इस लिंक लिस्ट की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके की एक नॉर्मल लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर हमें पुश फ्रंट इस तरीके का कुछ एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करें और हमारा एक नया नोड स्टार्टिंग में क्रिएट हो जाए विद दैट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे पास की अपनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब 0 वैल्यू वाली जो नोड है वो हम अपने लिंक लिस्ट के शुरुआत में ऐड करना चाहते हैं। तो उसको ऐड करने का क्या प्रोसेस होगा? जो प्रोसेस होगा वो 2 केसेस में वर्क करेगा। एक तो केस हो सकता है कि हमारी लिंक लिस्ट क्या है, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अभी उसके अंदर कोई नोड नहीं है। जैसे अभी जो हमने कोड के अंदर लिंक लिस्ट क्रिएट की है दैट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। एक केस हो सकता है कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली लिंक लिस्ट। अब जब भी हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे और हमें कोई वैल्यू दी होगी, सबसे पहले तो इस वैल्यू को यूज़ करके हम एक नोड को बनाएंगे। नोड को कैसे बनाएंगे? सिंपली नोड क्लास का एक नोड स्टार पॉइंटर ले लेंगे। मतलब हम इस तरीके से अपने लिए एक स्पेशल नोड बनाएंगे जिसके अंदर अपनी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू हमारे पास हो गई 0 और यहाँ पर हमारे पास नल होगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा न्यू नोड हो गया जिसको हमने क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहला काम है टू क्रिएट अ न्यू नोड। उसके बाद सेकंड काम क्या हो जाएगा? बेसिकली ये जो नई नोड है इसे अगर हम इस चेन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसे हमें पॉइंट करवाना पड़ेगा टू दिस नोड। ये जो नई नोड है इसे शुरुआत में जोड़ना है तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करे? सबसे पहले पॉइंट करे इस वाली नोड को। और ये कौन सी नोड है? ये एक स्पेशल नोड है जो हमारी हेड नोड है। तो बेसिकली हमारी जो न्यू नोड बनेगी उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो पॉइंट करना चाहिए हमारी हेड नोड की तरफ। और न्यू नोड को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होगा? न्यू नोड को कुछ नहीं करना, हमें सिंपली लिखना है नोड स्टार। एक न्यू नोड नाम का हम पॉइंटर बनाना चाहते हैं, इसे n भी कह सकते हैं, ptr भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसे हम इनिशियलाइज कर देंगे विद द न्यू कीवर्ड न्यू नोड, जिसके अंदर अपनी वैल्यू को हम पास कर देंगे। यानी थोड़े और बेहतर तरीके से लिखें तो इसे हम लिख देंगे न्यू नोड विद आर वैल्यू। इस तरीके से मेमोरी में हमने अपनी एक नई नोड क्रिएट कर ली। यहाँ पे न्यू को क्यों यूज़ किया उसको कोड करते टाइम पढ़ेंगे। नई नोड हमने मेमोरी के अंदर क्रिएट कर ली, उसे कौन पॉइंट कर रहा है? नोड स्टार। एक नोड स्टार का पॉइंटर न्यू नोड पॉइंट कर रहा है। अब इस न्यू नोड के अंदर पॉइंटर वेरिएबल का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है अब हमारे हेड की तरफ। तो ये कनेक्शन हमारे लिए बन जाएगा मेमोरी के अंदर। अब एक और चेंज हमें करना पड़ेगा। इस तरीके से कनेक्शन तो बन गया, पर हमारी लिंक लिस्ट का रूल कहता है कि लिंक लिस्ट का हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अब फर्स्ट नोड कौन बन गया? फर्स्ट नोड बन गई ये न्यू नोड। तो हम क्या करेंगे? अपने हेड को यहाँ से हटाएंगे और अपने हेड को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो बेसिकली थर्ड स्टेप हो जाएगा कि जो भी हमारा हेड है उसकी वैल्यू अब ओवरराइट कर देगा हमारा न्यू नोड। तो न्यू नोड की वैल्यू अब हेड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो हेड अब किसे पॉइंट करा रहा है? हेड अब पॉइंट करा रहा है हमारे न्यू नोड की तरफ। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के फ्रंट में अपने किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। कब? जब लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। तो जब हमारी लिंक लिस्ट खाली है, हमारा हेड और टेल कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? ये है हमारा हेड, ये है हमारी टेल, ये दोनों के दोनों नल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही हमें कोई वैल्यू वाला एलिमेंट मिलेगा अपनी लिंक लिस्ट के लिए, अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो सबसे पहले तो हम उसकी नोड बनाएंगे। यही सेम काम हमें परफॉर्म करना है। वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे यानी 0 के इक्वल, एंड यहाँ पे हमारे पास नल, तो एक नई नोड आ जाएगी।
तो फर्स्ट स्टेप तो हमें यही के यही परफॉर्म करना है। और सेकंड काम होगा लिंक लिस्ट एम्प्टी वाले केस में कि दोनों हेड और टेल अब इसे पॉइंट करने लग जाएं, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट उसका हेड होगा और यही एलिमेंट उसका टेल होगा। तो हेड भी अब इसी न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है और टेल भी न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमें दोनों केसेस में परफॉर्म करना है। और इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें करना है कि हेड इज इक्वल टू माई टेल इज इक्वल टू माई न्यू नोड। तो ये दोनों केसेस हैं जिन्हें हमने लॉजिकली हैंडल कर लिया है। इस केस के लिए हमारा इस तरीके का कोड होगा, इस केस के लिए हमारा इस तरीके का कोड होगा। अब एक बार इसका फाइनली C++ फाइल के अंदर कोड लिखते हैं और उस कोड को देख के हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी। तो अपनी लिस्ट क्लास के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक और फंक्शन। इस फंक्शन को पब्लिक रख लेंगे। इस फंक्शन को हम नाम देंगे void push front, क्योंकि ये किसी एलिमेंट को फ्रंट पे पुश करेगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, पर दोनों कंडीशन को चेक करने से पहले सबसे पहले अपनी न्यू नोड को तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा दोनों केसेस में। तो हम लिख देंगे नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू, इसको बड़ा नाम नहीं देना तो न्यू नोड की जगह इसको हम n भी दे सकते हैं, न्यू नोड का पॉइंटर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट आई हैव कॉल्ड इट न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ, ये तो नाम है पर ये न्यू क्या है, ये न्यू कीवर्ड है और वैल्यू इसके अंदर हम पास कर देंगे। तो जैसे ही हम इस लाइन को लिखेंगे वैसे ही हमारी मेमोरी के अंदर एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी जिसमें डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उसका नेक्स्ट अब नल हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आ जाएंगी और ये जो न्यू नोड है ये एक पॉइंटर है जो उस नई नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने न्यू क्यों यूज़ किया, बेसिकली हम इसे ऐसे भी तो क्रिएट कर सकते थे, नोड स्टार न्यू नोड। इस तरीके से अगर हम अपनी नोड को बनाते तो भी हमारी नोड क्रिएट हो जाती, पर ये जो तरीका है ये मेमोरी के अंदर स्टैटिकली नोड को क्रिएट करने का तरीका है। ये जो मेमोरी एलोकेट होगी अपने नए नोड को, ये स्टैटिकली एलोकेट होगी। अब जो स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी है वो फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल बन जाती है, जो जैसे ही फंक्शन खत्म होगा डिलीट हो जाएगी मेमोरी से। कहने का मतलब है जैसे ही हम इस पुश फ्रंट से बाहर आएंगे वैसे ही ये वाला जो नोड होगा ना ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। पर हम तो नहीं चाहते डिलीट हो, क्योंकि हम तो मेन फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने न्यू को यूज़ करके मेमोरी एलोकेट की है, क्योंकि हमें पता है न्यू को यूज़ करके जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनेमिक एलोकेशन होता है और डायनेमिक एलोकेशन फंक्शन कॉल पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये जो हमने नई नोड बनाई है, पुश फ्रंट फंक्शन बेशक खत्म हो जाए पर ये वाली नई नोड मेमोरी से डिलीट नहीं होगी, इसीलिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जनरली जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स का आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसमें जनरली हर जगह हम न्यू को ही देखते हैं, क्योंकि हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ही चाहिए होता है। अब ये तो हमने नई नोड को क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे हेड की वैल्यू नल है, अगर हमारी हेड की वैल्यू नल होती है जो लिंक लिस्ट के शुरुआत में है तो मतलब हमारी लिंक लिस्ट खाली है। जब भी लिंक लिस्ट खाली है हमें क्या करना है, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू आर न्यू नोड। तो हेड भी और टेल भी अब दोनों हमारे न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और एल्स वाले केस में क्या करना है, एल्स वाले केस में हमने अपनी नई नोड को तो क्रिएट कर ही लिया है। अब नई नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा हमारे हेड की तरफ। अब यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ सकता है कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हमने, इवन दो ये चीज़ पॉइंटर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये जो न्यू नोड है ये नोड की वैल्यू नहीं है, ये नोड का पॉइंटर है। जब भी हमारे पास इस तरीके की एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी 1 है, ये हमारी प्रॉपर्टी 2 है और इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास कोई ना कोई पॉइंटर है, तो हमें लिखना पड़ता है स्टार ऑफ ptr डॉट p1 इस प्रॉपर्टी 1 को एक्सेस करने के लिए और स्टार ऑफ ptr डॉट p2 इस प्रॉपर्टी 2 को एक्सेस करने के लिए। पर इसी को लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है ptr एरो ऑपरेटर p1 या फिर ptr एरो ऑपरेटर p2। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सी है, नोड ऑब्जेक्ट है जिसकी हम डेटा प्रॉपर्टी या फिर अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पॉइंटर है जिस पर हम एरो यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर मतलब डायरेक्टली हम ptr डॉट p1 लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। बस यहीं पे ptr की जगह हमने क्या कर दिया है, न्यू नोड ले लिया है क्योंकि वो भी तो एक पॉइंटर है, और न्यू नोड एरो पॉइंटर नेक्स्ट ले लिया जो हमारे हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। और नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हेड को बना देंगे हम अपना न्यू नोड या न्यू नोड को बना देंगे अपना हेड। तो बेसिकली अब हेड हमारे न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन बन गया। अब मेन फंक्शन से क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, अपनी लिस्ट क्लास के अंदर बनाया है। तो ये जो लिस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट है
लिंक लिस्ट से हम पुश फ्रंट को कॉल कर सकते हैं टू ऐड 3, फिर पुश फ्रंट को कॉल कर सकते हैं टू ऐड 2 एंड पुश फ्रंट को कॉल कर सकते हैं टू ऐड 1। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर पहले 1 आएगा, 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, फाइनली 3 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। तो इस तरीके की लिंक लिस्ट मेमोरी में हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। उसको वेरीफाई कैसे करना है उसके लिए बाद में हम एक फंक्शन लिखेंगे, पर अभी के लिए हमारे कोड से ये लिंक लिस्ट हमारे लिए क्रिएट होगी। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा ड्राई रन करके भी समझ सकते हैं। बेसिकली हमने ये 3 लाइंस लिखी कोड के अंदर, हमने पहले 3 को लिखा, 2 को लिखा, 1 को लिखा। कई सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है हमने रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा, पर उसका लॉजिकल रीज़न अभी हमें समझ में आएगा। हमने शुरुआत की है 2 पॉइंटर्स के साथ, एक है हमारा हेड पॉइंटर, एक है हमारा टेल पॉइंटर। दोनों के दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों के दोनों नल वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी लिंक लिस्ट डॉट पुश फ्रंट 3, तो हमारे पास वैल्यू 3 आ गई। तो हम कहाँ जाएंगे, अपने पुश फ्रंट फंक्शन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास नई नोड क्रिएट होगी विद दैट वैल्यू। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नई नोड बना लेते हैं विद दैट वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 वाली नोड बन जाएगी और इसका नेक्स्ट अभी है नल के इक्वल। उसके बाद हम देखेंगे हाँ हेड की वैल्यू क्या है, नल के इक्वल। हेड की वैल्यू तो नल के इक्वल है, तो क्या करो, हेड टेल दोनों के दोनों इस न्यू नोड की तरफ पॉइंट करवा दो। तो बेसिकली ये जो हमारे हेड एंड हमारे टेल थे, अब ये नल को नहीं, अब ये इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बन गई आफ्टर दिस फर्स्ट लाइन। तो इस फर्स्ट लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपनी सेकंड लाइन पर आ जाते हैं। सेकंड लाइन कह रही है लिंक लिस्ट के अंदर पुश कर दो एट द फ्रंट वैल्यू 2। तो जैसे ही पुश फ्रंट फंक्शन के अंदर आएंगे, सबसे पहले तो नई नोड क्रिएट होगी। कौन सी नई नोड क्रिएट होगी, ये हमारी लेट्स सपोज नई नोड क्रिएट हो गई। इस नई नोड के अंदर वैल्यू है 2 के इक्वल, तो 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास नल आ गया। अब उसके बाद देखेंगे क्या हेड की वैल्यू नल है, हेड की वैल्यू नल तो नहीं है, हेड की वैल्यू तो यहाँ पॉइंट कर रही है। फिर एल्स वाले केस में आ जाएंगे। एल्स में कह रहा है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हेड की वैल्यू आ जाए। हेड की वैल्यू है दिस वैल्यू, बेसिकली इस नोड का एड्रेस। तो इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट है अब वो भी इसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ से अब हमारे पास नल हट जाएगा और इसका जो नेक्स्ट है अब इस हेड की तरफ पॉइंट करेगा। हेड की वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी एंड हेड विल नाउ बी इक्वल टू न्यू नोड। तो यहाँ से हम हेड को हटा देंगे और हेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, हेड की वैल्यू इस न्यू नोड के इक्वल बन जाएगी। तो अभी हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। और ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा होगा हेड हमेशा किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को, और टेल हमेशा किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे लास्ट एलिमेंट को। तो जैसे ही सेकेंड लाइन खत्म हुई वैसे ही हमारी ये लिंक लिस्ट हमारे लिए प्रिपेयर होगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी इस वैल्यू को चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी हेड हो गई, ये बेसिकली हमारी टेल हो गई कुछ इस तरीके से, एंड ये जो पॉइंटर है ये इससे पॉइंट कर रहे हैं। चाहे आप पहले वाले तरीके से डायग्राम बना लें या दूसरे वाले तरीके से डायग्राम बना लें, दोनों ही मेमोरी के अंदर सेम दिख रही है। अब हम अपनी थर्ड लाइन पे आ जाएंगे। लिंक लिस्ट में पुश करेंगे एट द फ्रंट 1 को पुश करेंगे तो इस पुश फ्रंट फंक्शन के अंदर आएंगे। सबसे पहले हमारे लिए नई नोड बनेगी। लेट्स सपोज हमारी नई नोड यहाँ पर बन गई। नई नोड के अंदर हमारा एलिमेंट है इस बार 1 आ जाएगा, और क्योंकि नोड हमेशा नेक्स्ट इनिशियलाइज करती है नल के साथ, तो यहाँ नल आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हेड नल है क्या, हेड तो नल नहीं है। न्यू नोड का नेक्स्ट बन जाएगा हेड। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है यहाँ पे नल वैल्यू हट जाएगी और इसका ये जो नेक्स्ट है ये हेड की तरफ जाएगा, मतलब हेड अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है तो ये भी पॉइंट करेगा इसकी तरफ। और नेक्स्ट स्टेप होगा कि हेड की वैल्यू अब आ जाएगी न्यू नोड के इक्वल। तो हेड अब न्यू नोड को पॉइंट करवाएगा, मतलब ये हटकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली इन तीनों लाइंस के बाद हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें ये हमारा हेड बन जाएगा फर्स्ट नोड एंड ये थर्ड नोड बन जाएगी हमारी टेल। सो दिस विल बी द फाइनल लिंक लिस्ट, और इसे बाद में एक प्रिंट फंक्शन बना के हम प्रिंट भी करवा रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पुश बैक फंक्शन। पुश बैक इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर एंड वेरी ईजी एज कम्पेयर टू पुश फ्रंट। बेसिकली लेट्स सपोज हमें एक पुश बैक फंक्शन बनाना है जो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर पुश करेगा किसी भी वैल्यू को। अगर हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो कभी भी अगर किसी नई नोड को हमें इसके अंदर एट द लास्ट पॉइंट पुश करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो उस वैल्यू की हमें नोड बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो क्रिएट कर देंगे नोड स्टार न्यू नोड, सेम कोड, इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ वैल्यू। इस तरीके से हमारी नई नोड क्रिएट हो गई। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो हमारा हेड नल हो जाएगा, मतलब हमारी लिंक लिस्ट खाली है,
या फिर एल्स वाला केस हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं है। जिस भी केस में लिंक लिस्ट खाली है, अगर एक खाली लिंक लिस्ट है, हेड भी नल को पॉइंट कर रहा है एंड टेल भी नल को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में तो क्या करना है, अपनी ये जो नई नोड बनाई है इसकी तरफ दोनों को पॉइंट करवा देंगे। तो बेसिकली इस वाले केस में तो हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा, तो इसको कोड के अंदर वैसे इंप्लीमेंट कर देंगे। अब एल्स वाला केस है कुछ इस तरीके का केस, जिसमें ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, हमें लास्ट में अपनी नई नोड को ऐड करना है। नई नोड हमारे पास ऑलरेडी है, लेट्स सपोज वी हैव नोड 4, ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब हर एक जो नोड है उनके अंदर एक नेक्स्ट पॉइंटर है, तो हमारी न्यू नोड के अंदर भी एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जिसकी वैल्यू है अभी नल के इक्वल। या इसे और थोड़ा बेटर तरीके से अगर विजुलाइज करें तो हम कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, जहाँ ये है हमारी लिंक लिस्ट जिसमें हमारे पास हेड एंड टेल है, और ये है हमारी एक नई नोड। अब हमें नई नोड को यहाँ पे लेके आना है, तो सबसे पहले तो हमें ये वाला कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि 3 का जो नेक्स्ट है वो इस 4 वाली नोड की तरफ पॉइंट करवाए। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो नोड है इसके नेक्स्ट को हमें पॉइंट करवाना पड़ेगा टुवर्ड्स दिस 4 वाली नोड। तो बेसिकली हमारी टेल का यानी लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा इस न्यू नोड की तरफ। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा कि हमारी टेल का जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी न्यू नोड के इक्वल। तो सबसे पहले तो इस कनेक्शन को फॉर्म कर लेते हैं, हमारे पास ये कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस टेल को हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि टेल तो हमेशा लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करती है। तो इस टेल को अपडेट करके अब हम न्यू नोड के ऊपर ले आएंगे। तो बेसिकली टेल की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी न्यू नोड के इक्वल। तो ये दोनों स्टेप्स जैसे ही परफॉर्म हो गए, हमारी लिंक लिस्ट अब कुछ ऐसी दिखाई देगी जिसमें हमने सक्सेसफुली लास्ट वैल्यू पे अपने नई नोड को इंसर्ट कर दिया है। तो इसके लिए फंक्शन लिखते हैं, लेट्स क्रिएट अ सिमिलर फंक्शन, वील कॉल इट वॉइड पुश बैक। वॉइड पुश बैक के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी। सबसे पहले तो हम अपनी न्यू नोड को क्रिएट कर लेंगे, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड जिसके अंदर हमारी वैल्यू पास होगी। अब चेक कर लेंगे, अगर हेड की वैल्यू नल है तो उसका मतलब लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है। हेड की वैल्यू नल है तो उस केस में हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू आर न्यू नोड। और एल्स वाले केस में क्या हो जाएगा, एल्स वाले केस में सबसे पहले तो टेल का जो नेक्स्ट है उसे हम पॉइंट करवा देंगे टुवर्ड्स न्यू नोड, और टेल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू दिस न्यू नोड वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा पुश बैक फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी चाहें तो विजुअलाइज करके देख सकते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस पुश फ्रंट। जैसा लॉजिक हमारे पुश फ्रंट का था वैसा ही ऑलमोस्ट लॉजिक हमारे पुश बैक का निकल कर आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक और फंक्शन, वील कॉल इट प्रिंट लिंक लिस्ट। हम बेसिकली प्रिंट लिस्ट नाम का एक फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारी लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने अपनी ये लिंक लिस्ट बनाई। अब हमें लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हेड से शुरू करते हुए टेल तक जाकर प्रिंट करना है। तो उन्हें हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो इन एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम अपनी आइटरेटिव अप्रोच का यूज़ करेंगे, यानी हम एक लूप लगाएंगे जो हेड से स्टार्ट होगा। हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, नोड स्टार टेम्पररी, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे अपने हेड के साथ। तो हमारा टेम्पररी वेरिएबल क्या होगा, हमारे टेम्पररी वेरिएबल एक तरीके से एक टेम्पररी पॉइंटर की तरह होगा। पहले टेम्पररी को हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद टेम्पररी को अपडेट करके यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद टेम्पररी को अपडेट करके यहाँ ले जाएंगे, फिर हम इसे यहाँ ले जाएंगे। तो हर बार जैसे ही टेम्पररी इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है तो नोड का डेटा प्रिंट करवा देंगे, फिर इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है इसका डेटा प्रिंट करवा देंगे, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है इसका डेटा प्रिंट करवा देंगे, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है इसका डेटा प्रिंट करवा देंगे। तो टेम्पररी की वैल्यू हेड से स्टार्ट होगी, हेड तो इसी नोड की तरफ पॉइंट करता रहेगा, पर हम टेम्पररी को अपडेट कर देंगे। टेम्पररी से डेटा प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें सी आउट करना है टेम्पररी जिस भी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका डेटा। तो बेसिकली टेम्पररी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है तो हम एरो ऑपरेटर से उसका डेटा प्रिंट करवा देंगे। तो शुरुआत में हमारा टेम्पररी पॉइंट कर रहा है सेम एज द हेड टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड। अब हमने डेटा को प्रिंट करवा दिया, यानी हमने 1 को प्रिंट करवा दिया। अब हमें टेम्पररी को अपडेट करके आगे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, बेसिकली जो भी टेम्पररी के नेक्स्ट में वैल्यू होगी ना, टेम्पररी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस नोड की तरफ, इस नोड के जो नेक्स्ट में वैल्यू होगी, मतलब नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू से टेम्पररी को अपडेट कर देंगे। बेसिकली हम लिखेंगे टेम्पररी इज इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट। तो टेम्पररी का नेक्स्ट जिस भी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, अब टेम्पररी भी उधर पॉइंट करने लग जाए।
तो टेम्परेरी क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा और इस नोड की तरफ अब पॉइंट करने लग जाएगा। फिर दोबारा हमें क्या करना है, दोबारा टेम्परेरी जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है उसका डेटा प्रिंट करवा दो, मतलब 2 को प्रिंट करवा दो, दोबारा टेम्परेरी को अपडेट कर दो। तो अब इसका नेक्स्ट इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो टेम्परेरी भी क्या करेगा, इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका डेटा प्रिंट करवा देंगे, तो 3 हमने प्रिंट करवा दिया और फिर उसे अपडेट कर देंगे। टेम्परेरी का नेक्स्ट इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो टेम्परेरी भी क्या करेगा, इस नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अब टेम्परेरी का डेटा दोबारा से प्रिंट करवा देंगे। टेम्परेरी का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, तो लास्ट में टेम्परेरी भी क्या करेगा, टेम्परेरी भी अब हमारी किसी नल वैल्यू को पॉइंट करने लग जाएगा। तो बेसिकली ये जो दोनों काम हैं इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें रिपीट करना है बार बार। और कब तक रिपीट करते जाना है, बेसिकली हम इन्हें तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारी टेम्परेरी की वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो हम एक लूप लगा सकते हैं, वाइल टेम्परेरी इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम अपना लूप चलाएंगे, तब तक टेम्परेरी का डेटा प्रिंट करवाएंगे, उसको अपडेट कर देंगे, फिर दोबारा डेटा प्रिंट करवाएंगे, अपडेट कर देंगे, दोबारा डेटा प्रिंट करवाएंगे, अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक पूरा का पूरा प्रॉपर लूप चला सकते हैं अपनी लिंक लिस्ट के ऊपर टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स। और ये लूप सिर्फ हम एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए नहीं, कल को जाकर अगर हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है, हमें सारे नंबर्स में जाके +1 +1 +1 +1 इस तरीके से करना है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना है जो लिंक लिस्ट की हर एक सिंगल नोड पे परफॉर्म होगा, तो उसके लिए हम इस लूप को रन कर सकते हैं। और इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ n, यानी जितने भी एलिमेंट्स n एलिमेंट्स अगर लिंक लिस्ट के अंदर हैं तो ये लूप भी हमारा कितनी बार चलेगा, n टाइम्स रन करेगा। लेट्स राइट वॉइड, ये जो सारे के सारे पुश बैक, पुश फ्रंट या प्रिंट लिंक लिस्ट हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हम इस लिस्ट क्लास के अंदर कर रहे हैं। लिस्ट क्लास ही हमारी लिंक लिस्ट है, उसको कंफ्यूज नहीं करना विद दिस नोड क्लास जो बस इंडिविजुअल नोड को दिखाती है। तो हम लिख देंगे वॉइड प्रिंट लिस्ट, प्रिंट लिस्ट के अंदर एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, इसे इनिशियलाइज कर देंगे हेड के साथ, फिर एक लूप चला देंगे जब तक टेम्परेरी की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें सी आउट करना है टेम्परेरी का डेटा, और इसे सी आउट कर लेते हैं विद सम एरो, क्योंकि हर डेटा के बीच में एक कनेक्शन है तो उसको हमने इस तरीके से एरो बना के दिखा दिया। एंड हर बार टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे विथ टेम्परेरी का नेक्स्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो गया। बस इतना छोटा सा ही कोड था पूरी लिस्ट के ऊपर ट्रैवल करने का। अब मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने 3 को 2 को 1 को सबको पुश फ्रंट किया है, तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी दिख रही होगी, 1 2 3। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अभी हमारी जो लिंक लिस्ट है इस लाइन के बाद कुछ ऐसी दिखाई देनी चाहिए। तो इससे हमारा पुश फ्रंट भी वेरीफाई हो जाएगा कि वही वैसे ही एलिमेंट्स पुश हुए ना जैसे हमने ड्राई रन किए है, और साथ के साथ हमारा प्रिंट लिस्ट भी चलने लगेगा। एंड लेट्स रन इट। तो इसमें एक चेंज हमें करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द चेंज, बेसिकली हमारी ये जो नोड क्लास है इसके अंदर अपने डेटा और अपने नेक्स्ट को तो हमने क्या बनाया है, हमने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बनाया है। बेसिकली पब्लिक तो सिर्फ इसका कंस्ट्रक्टर है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्योंकि हमने प्राइवेट बनाया है तो इन्हें हम अपनी लिस्ट क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो लिस्ट क्लास में ये जो हम नेक्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे सो दैट वी कैन एक्सेस देम इन द लिस्ट क्लास। साथ में एक और चेंज जो हम कर रहे होंगे वो अपने लिस्ट के डिक्लेरेशन में होंगे। यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस एज सच लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें सिर्फ लिस्ट LL लिखना है, यानी अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द लिस्ट कंस्ट्रक्टर लुक्स लाइक। कुछ नहीं करना है, इसे सेव करना है एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन आवर कोड। जैसे ही कोड रन किया हमारे पास हमारी ये लिंक लिस्ट आकर प्रिंट हो गई। व्हाट इज़ दिस लिंक लिस्ट, 1 2 3। लास्ट में नल प्रिंट नहीं हुआ तो नल को प्रिंट करवाने के लिए ये जो लूप ख़त्म हो जाता है इसके बाद हम सी आउट कर देंगे दिस नल वैल्यू अलॉन्ग विद द नेक्स्ट लाइन। तो लेट्स क्लियर दिस एंड रन अगेन। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट हमारे पास आकर प्रिंट हो गई। अब इसी लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम पुश बैक कर देंगे वैल्यू 4 और एक और लिंक लिस्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे वैल्यू 5, तो अब इस लिंक लिस्ट में 3 के बाद जाके 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। तो दोबारा से एक बार लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं। इस बार लिंक लिस्ट के अंदर 4 भी आना चाहिए एंड 5 भी आना चाहिए। लेट्स रन इट।
तो हमारी लिंक लिस्ट इतनी ऑलरेडी थी, उसके अंदर पुश बैक किया 4 तो लास्ट में 4 ऐड हो गया, फिर पुश बैक किया 5 तो लास्ट में 5 ऐड हो गया, और फाइनली ये जो 5 वाला नेक्स्ट पॉइंटर है ये हमारे नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को फ्रंट से भी पुश कर सकते हैं, बैक से भी पुश कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ऑल्सो प्रिंट ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन हम लिखने वाले हैं विच इज़ इंसर्ट इन द लिंक लिस्ट मिडल। बेसिकली हमें एक इंसर्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू तो होगी नई नोड के लिए, साथ के साथ हमारे पास एक पोजीशन होगी, और बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर उस पोजीशन पे जाके हमें अपनी नई नोड को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ लिंक लिस्ट। अब हमारे इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कॉल आती है कि हमें इंसर्ट करनी है वैल्यू 100 एट पोजिशन 2। बेसिकली दिस पोजिशन इज़ लाइक एन इंडेक्स। तो ये हमारी पोजीशन इज़ इक्वल टू 0 है, ये हमारी पोजीशन इज़ इक्वल टू 1 है, ये हमारी पोजीशन इज़ इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बीच में एक नोड इंसर्ट हो जानी चाहिए 100। तो 2 क्या करे 100 को पॉइंट करवाए और फिर हमारा 3 आना चाहिए। अब इस तरीके से मिडल में जो इंसर्शन है वो एरेज के अंदर, वेक्टर्स के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, पर वो लिंक लिस्ट के अंदर पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट तो पूरी की पूरी कनेक्शंस पे चलती है। आप कनेक्शंस को नई नोड्स के साथ दूसरी नोड्स के साथ जोड़ देंगे तो पूरी लिंक लिस्ट चेंज हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इस पोजिशन इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू पे अपने नए नोड को इंसर्ट करना है। तो जैसे ही हमारे पास इस तरीके की कुछ कॉल आएगी, सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेंगे न्यू नोड को। हमें ऑलरेडी आता ही है अपनी नई नोड को कैसे क्रिएट करते हैं। तो नई नोड को हम कुछ इस तरह क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100, एंड इसका जो नेक्स्ट है अभी पॉइंट कर रहा है हमारी नल वैल्यू को। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें इंसर्ट करना है नई नोड को एट द मिडल। तो मिडल पे इंसर्ट करना है, मतलब इस 2 एंड इस 3 के बीच में हमें इसे इंसर्ट करना है ताकि 2 फाइनली इसकी तरफ पॉइंट करे और ये आ जाए एट पोजिशन इज इक्वल टू 2। अब वो चीज़ करने के लिए हमें पता है कि हमें इस वाले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, जो भी पोजीशन पे एलिमेंट है उसे हटाना पड़ेगा, और ये जो पुराने वाला एलिमेंट है यानी पोजीशन -1 वाला जो भी एलिमेंट है इसका नेक्स्ट अब नई वाली नोड को पॉइंट करे, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस पोजीशन -1 वाले एलिमेंट को हमें निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड नोड एट पोजिशन -1, जिसको हम लूप लगा के फाइंड कर लेंगे। तो इस नोड को जैसे ही हमने फाइंड आउट कर लिया, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये जो हमारी, इसे प्रीवियस कह देते हैं, इस नोड को प्रीवियस नोड कह देते हैं, या इसे हम टेम्पररी नोड कह देते हैं। टेम्पररी नोड बेसिकली पोजीशन -1 वाली है, क्योंकि इसी का तो कनेक्शन हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी तो पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो पोजीशन -1 पे जो टेम्पररी नोड है, तो ये वाली जो टेम्पररी नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो अब पॉइंट करने लग जाएगा हमारी न्यू नोड की तरफ। पर जैसे ही हमने ये चेंज किया वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये वाली जो नोड है इसका ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो इसका एड्रेस हम लूज़ कर देंगे पोजीशन वाली नोड का, पर इसका एड्रेस हमें चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा बिफोर ब्रेकिंग दिस कनेक्शन कि हम एक नया कनेक्शन जोड़ दें। इसके नेक्स्ट से पोजीशन वाली नोड तक सबसे पहले हम एक नया कनेक्शन जोड़ें। तो हमारी जो न्यू नोड है उसका नेक्स्ट हमारे प्रीवियस या हमारे टेम्पररी के नेक्स्ट पर एक नया कनेक्शन जोड़ ले। दैट इज़ व्हाट वी वांट। पूरी चीज़ को एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे ये जो नया वाला नोड है, हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए कि हमारा ये जो नया वाला नोड है ये इस पोजीशन इज इक्वल टू 2 पे इंसर्ट हो सके। अब इंसर्ट होने का मतलब है कि हम इस कनेक्शन को तोड़ के यहाँ से ये एक नया कनेक्शन बनाएंगे और यहाँ से ही ये एक नया कनेक्शन बनाएंगे। तो हमारी लिंक लिस्ट फिर कुछ इस तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ होकर जा रही होगी। अब इस कनेक्शन को अगर हम तोड़ देंगे और ये नया कनेक्शन बना लेंगे तो इस वाली नोड का जो एड्रेस है वो लूज़ हो जाएगा, वो किसी और के पास तो है ही नहीं, सिर्फ 2 के नेक्स्ट पॉइंटर के पास वो स्टोर्ड था। तो सबसे पहले हम ये नया कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, फिर इस कनेक्शन को तोड़ के ये नया कनेक्शन बनाएंगे। तो 2 नए कनेक्शन हमें बनाने हैं, सबसे पहला राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज़ माई लेफ्ट नोड, दिस इज़ माई राइट नोड। हमें इन दोनों के मिडल में यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मिडल में इस तरीके से इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले राइट के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है ताकि राइट का एड्रेस लूज ना हो। फिर लेफ्ट का कनेक्शन हम अपने करंट नोड के साथ बना रहे होंगे। अब इस लेफ्ट का, अब राइट का एड्रेस तो हमारे पास ऑलरेडी होता है। अब अगर सवाल में हमें लेफ्ट का एड्रेस मिल जाए तो राइट का हम वैसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, लेफ्ट का नेक्स्ट ही राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट कहाँ पे है, लेफ्ट है पोजीशन -1 पे। तो इसी लेफ्ट को हमने क्या कह दिया, इसी लेफ्ट को बेसिकली हमने टेम्पररी कह दिया जो पोजीशन -1 पोजीशन पे अवेलेबल है।
तो सबसे पहले टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, मतलब ये वाला नोड, उसे हम बना देंगे न्यू नोड का नेक्स्ट। तो ये वाला जो कनेक्शन है ये एस्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा कि टेम्पररी के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे टू न्यू नोड। तो टेम्पररी का जो नेक्स्ट है वो बन जाएगा हमारा न्यू नोड। तो हमारा ये जो पुराना कनेक्शन है ये टूट जाएगा और एक नया कनेक्शन यहाँ पे आके एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट के मिडल में हमारी ये नोड इंसर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो नई नोड को क्रिएट करना है, फिर क्या करना है, पोजीशन -1 पे जो भी नोड है एक लूप चला देंगे 0 से पोजीशन -1 तक। एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जिसको अपडेट करते रहेंगे। पहले टेम्पररी यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, पता चलेगा यहाँ पोजीशन -1 है तो टेम्पररी मिल गया। फिर न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्पररी के नेक्स्ट की वैल्यू डाल देंगे और टेम्पररी के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू डाल देंगे। दिस इज हाउ वी विल इंसर्ट अ नोड इन द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो उसके लिए कोड लिखते हैं। अपने लिस्ट क्लास के अंदर ही हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, वॉइड इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर एक तो हमारे पास हमारी वैल्यू आएगी, एक हमारे पास हमारी पोजीशन आएगी। इस वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले तो नया नोड बना लेते हैं। नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड विद वैल्यू। उसके बाद एक लूप चला लेंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पोजिशन -1, आई प्लस प्लस। जैसे ही आई की वैल्यू पोजिशन -1 हो जाएगी वैसे ही लूप ब्रेक कर जाएगा। तो शुरुआत में एक और नोड स्टार टेम्पररी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे हेड से और टेम्पररी को करते जाएंगे अपडेट। हर बार अपने लूप के अंदर टेम्पररी इज इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट। तो धीरे धीरे टेम्पररी अब किसको पॉइंट करेगा, एट द एंड टेम्पररी इज नाउ एट पोजिशन -1। मतलब वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है या फिर वो लेफ्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो राइट के साथ कनेक्शन जोड़ना था नई नोड का, मतलब सबसे पहले इस नोड का राइट के साथ कनेक्शन जुड़ेगा, फिर इस नोड का हमारी न्यू नोड के साथ कनेक्शन जुड़ेगा। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है दैट इज गोइंग टू बी टेम्पररी का नेक्स्ट, और टेम्पररी का जो नेक्स्ट है दैट इज नाउ गोइंग टू बी न्यू नोड। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट फंक्शन पूरा खत्म हो गया। इसमें हम चाहें तो कॉर्नर केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉर्नर केस कहने का मतलब है कि हमने ये लूप रन किया। फॉर एग्जांपल हमारी लिंक लिस्ट तो बहुत छोटी है, जैसे लिंक लिस्ट के अंदर तो 3 ही एलिमेंट्स हैं, पर हम इंसर्ट पोजीशन की वैल्यू हम सेंड कर दें एज 25। तो उस केस में कुछ इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड पोजीशन, कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इस केस को भी चाहे तो हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर हम ना भी हैंडल करें तो भी आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन इतनी ही पूछी जाती है। पर इसे हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि कभी भी अगर टेम्पररी की वैल्यू लेट्स सपोज नल हो गई, इसी लूप के अंदर टेम्पररी की वैल्यू अगर नल हो गई, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में टेम्पररी का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि नल वैल्यू का, नल पॉइंटर का कोई नेक्स्ट नहीं होता। तो यहीं पर हम सी आउट करा देंगे पोजीशन इज इनवैलिड, और यहीं से हम कर जाएंगे रिटर्न। तो हम ऐड नहीं करेंगे कुछ भी, यहीं से ही इनवैलिड प्रिंट करवा के हम रिटर्न करवाएंगे। पर ये चीज़ अगर आप कोड में नहीं लिखते हैं या इस तरीके का लॉजिक नहीं लिखते हैं तो भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी लिंक लिस्ट के लॉजिक पर। इसे कर लेते हैं सेव एंड लेट्स कम टू आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर अभी हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं अपना 100 वैल्यू वाला नोड एट पोजीशन 2, जिसको हमने ड्राई रन किया है। और जैसे ही इसको इंसर्ट कर देंगे फिर अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे 100 आ जाना चाहिए बेसिकली। तो क्या होगा, आउटपुट में 100 आएगा, फिर 3 आएगा। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो आउटपुट में 1 2 के बाद अब क्या हुआ, 100 बीच में इंसर्ट हो गया और फिर 3 4 5। तो फाइनल लिंक लिस्ट हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहीं पर अगर हम पोजीशन में 2 की जगह 25 भेज देते तो इंसर्ट नहीं होता। उस केस में क्या प्रिंट होता, पोजीशन इज इनवैलिड, और हमारी लिंक लिस्ट वैसे के वैसे रहती। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी एंटायर लिंक लिस्ट को कम्प्लीटली मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं। अब क्योंकि मेमोरी एलोकेशन के लिए हमने अपने लिस्ट कंस्ट्रक्टर या अपने नोड कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया था, तो पूरी लिंक लिस्ट को डिलीट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर्स का यूज़ करने वाले हैं। और कैसे करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जितने भी नोड्स हमने अपने कोड के अंदर बनाए हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से जितने भी अपने नए नोड्स बनाए हैं, ये वाला नोड हो गया, या फिर हमारे पुश बैक के अंदर वाला नोड हो गया है, पुश फ्रंट के अंदर वाला नोड हो गया, सारे के सारे नोड्स को हमने डायनेमिकली बनाया है विद द न्यू कीवर्ड। तो इसीलिए इन नोड्स को हमें एक्सप्लिसिटली अब डिलीट भी करना पड़ेगा यूजिंग द डिलीट कीवर्ड। वो हम किस तरीके से करने वाले हैं, उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर्स की हेल्प लेंगे।
तो बेसिकली अपनी एंटायर एंटायर लिंक लिस्ट को डिलीट करने के लिए, यानी जो भी मेमोरी इन इंडिविजुअल नोड्स को दी गई है उनको एक्सप्लिसिटली फ्री करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट क्लास के अंदर और अपनी नोड क्लास के अंदर हम अपने डिस्ट्रक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले लिस्ट का डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, वील कॉल इट लिस्ट, और इसके अंदर हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारे हेड की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में हम चाहते हैं कि डिलीट कर दो हमारे हेड की मेमोरी को। बेसिकली हेड अगर नल है तो उस केस में तो लिंक लिस्ट पूरी खाली है, उस केस में हमें कुछ फ्री या डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है तो उस केस में हम डिलीट करना चाहते हैं उस मेमोरी को जिसे हेड पॉइंट कर रहा है। और फिर फाइनली हम अपनी हेड की वैल्यू को असाइन कर देंगे अपनी एक वैल्यू नल। तो ये एक डिस्ट्रक्टर है जिसको हमें लिखना पड़ेगा विद इन आवर लिस्ट, और साथ में एक डिस्ट्रक्टर हमें नोड के लिए भी बनाना पड़ेगा। नोड के लिए क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि नोड ही तो एक्चुअली वो डेटा है जिसको फाइनली जाके हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है। तो यहाँ भी हमें एक नोड नाम का डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें हम चेक करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर नोड के लिए अगर हमारी नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं है, किसी भी नोड के लिए नेक्स्ट की वैल्यू ना नल होने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हम ये वाली नोड डिलीट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हेड को डिलीट करने का सोचा, तो हेड को डिलीट करेंगे मतलब ये वाली नोड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे भी तो देखना पड़ेगा ना कि इसका नेक्स्ट नल होना चाहिए, नहीं तो इसको तो डिलीट कर देंगे पर ये बच जाएगा मेमोरी के अंदर, तो दिस विल गेट डिलीटेड बट दिस विल स्टिल परसिस्ट इन मेमोरी। जब ये मेमोरी के अंदर परसिस्ट करेंगे पर इनका एड्रेस हमने लूज़ कर दिया जो इसके नेक्स्ट में था, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली ऐसी मेमोरी स्पेस बन जाएगी जो ऑक्यूपाई भी हो रही है पर उसको यूज़ भी नहीं कर पा रही। तो इसीलिए किसी भी नोड को अगर डिलीट कर रहे हैं, अगर किसी भी नोड को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें नेक्स्ट को सबसे पहले तो डिलीट करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू डिलीट दिस नेक्स्ट, और नेक्स्ट की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे दिस नल वैल्यू। जैसे ही हमारा मेन फंक्शन खत्म होगा हमारी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब ये डिलीशन कैसे काम करेगा उसके एक बार डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है जिसको हमने क्रिएट किया है। अब जैसे हम मेन फंक्शन से बाहर आ रहे हैं, जैसे भी हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट को अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसमें लिंक लिस्ट कौन सी क्लास की ऑब्जेक्ट है, लिंक लिस्ट हमारी लिस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट क्या कहता है, यहाँ पे इनफैक्ट हम सी आउट भी करा सकते हैं, डिस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट। ये बाद में हम एक बार पूरा कोड लिखवा कर देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट कॉल होगा और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा हेड की वैल्यू नल है क्या। हमें पता चलेगा हेड की वैल्यू तो नल नहीं है, फिर क्या किया जाएगा, डिलीट कर दो हेड। डिलीट कर दो हेड मतलब हेड जो पॉइंटर है जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको अब हमें डिलीट करना है। हेड कौन सी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, हेड इस नोड वाली मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही नोड की बात आ गई, अब नेक्स्ट क्या कॉल होगा, नेक्स्ट कॉल होगा हमारा नोड वाला डिस्ट्रक्टर। तो नोड वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हम यहाँ पर आ गए, और हम इनफैक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं यहाँ पर नोड डिस्ट्रक्टर, और साथ में हम अपना डेटा भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसे यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ हम सी आउट करवा देंगे नोड डिस्ट्रक्टर फॉर डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अपना डेटा हम प्रिंट करवाने वाले हैं फॉर द करंट नोड। तो बेसिकली नोड डिस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल हुआ, नोड डिस्ट्रक्टर इस नोड के लिए कॉल हुआ, यानी इस डेटा 1 के लिए। तो ये चीज़ सबसे पहले आएगी। उसके बाद नोड डिस्ट्रक्टर कहता है चेक करो इस नोड को जिसको हम डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, इस नोड का नेक्स्ट नल तो नहीं है, ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट नल नहीं है। तो ये कहेगा इस नोड को डिलीट करने से पहले क्या करो, इसके नेक्स्ट वाली मेमोरी को डिलीट करो। तो इस नोड को डिलीट करने से पहले जिस मेमोरी को इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, मतलब ये वाला नोड, पहले इसको डिलीट करो और फिर ये डिलीट होगा। तो पहले हम अब इसको डिलीट करने आएंगे। तो अब हम कहाँ आ जाएंगे, अब हम यहाँ आ जाएंगे, मतलब हम नोड के ही डिस्ट्रक्टर में दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक नोड है। इसके डिस्ट्रक्टर में दोबारा आएंगे और इस बार कौन से डेटा के लिए, 2 डेटा को डिलीट करने आएंगे। तो इसके लिए भी दोबारा से चेक होगा क्या नोड की वैल्यू नल तो नहीं है, नोड की वैल्यू तो नल है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा नोड डिस्ट्रक्टर फॉर डेटा 2, उसके बाद डिलीट कर दो नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है पहले उस नोड को डिलीट करो। तो इसको डिलीट करने से पहले हम इस नोड पर आएंगे। तो अब हम कहाँ आ गए, अब हम इस नोड पर आ गए जहाँ पर बेसिकली हमारी टेल है, और इस नोड के लिए अब हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया। डिस्ट्रक्टर को कॉल किया तो यहाँ चेक करेंगे क्या हमारा नेक्स्ट नल तो नहीं है। अब नेक्स्ट तो नल नहीं है, बेसिकली
इस लाइन को हम चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं ताकि हर बार हमारा डेटा प्रिंट हो। हम अभी अपनी लास्ट नोड पर खड़े हैं तो उसके लिए हम सी आउट कर देंगे कि अभी हम नोड के डिस्ट्रक्टर में हैं, कौन सी वैल्यू के लिए, हमारी 3 वैल्यू के लिए। इसमें चेक किया जाएगा क्या इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, इसका नेक्स्ट तो नल के इक्वल है। तो सबसे पहले इसका नेक्स्ट नल के इक्वल है तो हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, सिंपली क्या करना है, सिंपली इसे हमें डिलीट करना है। तो सबसे पहले मेमोरी से ये डिलीट होगा, फिर हम वापस आ जाएंगे, हमने ठीक है इसके नेक्स्ट को तो हमने नल बना दिया, उसे डिलीट कर दिया, फिर हम नेक्स्ट इसे डिलीट करेंगे, ये भी मेमोरी से हट जाएगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर हम इसे डिलीट करेंगे, ये भी हमारी मेमोरी से हट जाएगा। तो जब हम डिस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हैं जैसा कोड हमने लिखा है तो उससे सबसे पहले हमारे लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, फिर उससे पहले वाला और फिर उससे पहले वाला। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं विद आवर कोड। ये तो हमने लाइन लिखी दी है जिससे हमें पता चल रहा है कौन सी चीज़ कॉल हो रही है, या इसको इनफैक्ट हम चेंज कर सकते हैं टू स्लैश नोट जिससे हमें पता चल जाए हम डिस्ट्रक्टर के अंदर हैं, और लिस्ट वाले डिस्ट्रक्टर को चेंज कर देंगे टू टिल्ड लिस्ट जिससे हमें पता चल जाए हम लिस्ट के डिस्ट्रक्टर के अंदर है। अब मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, कुछ काम नहीं करना, हमने बेसिकली अपनी 3 to 1 वाली लिंक लिस्ट बनाई है और उसे हम प्रिंट करवा रहे हैं। और प्रिंट करवाने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले लिस्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद नोड का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ फॉर डेटा 1, फिर नोड का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ फॉर डेटा 2 एंड नोड का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ फॉर डेटा 3। तो जो सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखा था वैसा का वैसा सीक्वेंस हमारे लिए इंप्लीमेंट हुआ है। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्टर्स को यूज़ करके हम अपनी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द मेमोरी। जिस मेमोरी को डायनेमिकली हमने एलोकेट किया था उसी को डायनेमिकली हम डी एलोकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लिखने वाले हैं पॉप फ्रंट। पॉप फ्रंट का बेसिकली काम होता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें शुरुआत वाली यानी फ्रंट वाले नोड को डिलीट कर देना। तो बेसिकली हमें इस नोड को डिलीट करना है और अपना ये जो हेड पॉइंटर है इसे हम अपडेट करा देंगे टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब डिलीट करने के लिए बहुत आसान होता है लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट करना। बेसिकली ये जो पॉइंटर है इसको हटा दो, इसको हटा दो, हेड को अपडेट कर दो, ये मेमोरी क्या हो गई, ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपना जो हेड है इसकी वैल्यू किसी टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। नोड स्टार टेम्पररी से कह देंगे और इसके अंदर अपने हेड की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। अब हेड की वैल्यू हमें इसलिए स्टोर करानी पड़ रही है क्योंकि ये जो हेड वाली मेमोरी है, मतलब इस नोड वाली ये जो मेमोरी है, इसको हमने डायनेमिकली एलोकेट किया है। तो इसको अलग से हम डिलीट को यूज़ करके डायनेमिकली डी एलोकेट भी करेंगे, सिर्फ इसलिए इसको स्टोर करा रहे हैं। वरना अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हैं जैसे जावा हो गया, जहाँ पे इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर से नहीं होता, वहाँ पे हमें इसको स्टोर कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर बेसिकली इसको सिर्फ फ्री करने के लिए हम स्टोर करा रहे हैं। हमारा मेन स्टेप है कि हेड को यहाँ से हटाओ और उसे यहाँ लगा दो। तो क्या हो गई, आपकी लिंक लिस्ट अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट होगी, तो आपकी लिंक लिस्ट से फ्रंट वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट हो गया। तो हमारा जो मेन स्टेप है दैट इज़ कि हेड को क्या कर दो, हेड को हेड का नेक्स्ट बना दो। हेड जब यहाँ पर था तो हेड का नेक्स्ट ये वाली नोड थी, अब हेड पॉइंट कर रहा है टू हेड का नेक्स्ट। इसी लाइन को लिखने से आपने क्या किया, अपनी लिंक लिस्ट को अपडेट कर दिया। लिंक लिस्ट की एक ही पहचान होती है हेड। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब की एक ही पहचान हो सकता है हमारा पैन कार्ड हमारी पहचान है, तो पैन कार्ड का अगर हम नंबर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। वैसा ही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लिंक लिस्ट की पहचान उसका हेड होता है, वो आपने चेंज कर दिया तो मतलब लिंक लिस्ट की शुरुआत चेंज कर दी। अब फाइनली ये जो टेम्पररी है जिसको हमें डिलीट कराना था, मतलब ये वाला नोड है जिसको हम मेमोरी से फ्री कराना चाहते थे, तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे, थर्ड स्टेप में बेसिकली हम ये कनेक्शन तोड़ सकते हैं। तो टेम्पररी का जो नेक्स्ट है उसे एक तो पॉइंट करवा देंगे टू नल, कि अब ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये पॉइंट कर रहा है नल, मतलब ये अब एक खाली मेमोरी बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप होगा टू डिलीट दिस टेम्पररी। जैसे ही डिलीट किया टेम्पररी को वैसे ही क्या कर गया, मेमोरी से हट गया। और हमारी फाइनल लिंक लिस्ट कैसी दिखेगी, हमारी फाइनल लिंक लिस्ट ऐसी दिखेगी जिसमें सिर्फ 2 एंड सिर्फ 3 वाले एलिमेंट्स हैं। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद इन आर लिस्ट क्लास। अच्छा, कोड लिखने से पहले एक तो डिस्ट्रक्टर की ये जो लाइन्स थी इनको हम हटा सकते हैं क्योंकि अब आगे वाले कोड्स में हमें इन्हें प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन इन द लिस्ट क्लास, वील कॉल इट void push pop front। पॉप फ्रंट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आएगा। सबसे पहले नोड स्टार टेम्पररी से के अंदर हम स्टोर करा लेंगे हेड की वैल्यू, फिर हेड को पॉइंट करवा देंगे टू हेड का नेक्स्ट, एंड उसके बाद टेम्पररी में का जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे वैल्यू नल एंड डिलीट कर देंगे अपने टेम्पररी की मेमोरी को। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट के फ्रंट से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। साथ के साथ हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज किसी केस में हमारा हेड ही नल हो गया तो उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में सी आउट कर दो, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं डिलीट कराने के लिए।
और यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, यहाँ से कर जाएंगे सिंपली रिटर्न। तो ये कॉर्नर केस को एज सच हैंडल करने के लिए हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं, वरना अगर हम इतना लॉजिक भी लिखते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर तो भी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अपने लिंक लिस्ट नल है या नहीं है उस कंडीशन को हम पहले ही चेक कर लें। तो इसे सेव कर लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमारी लिंक लिस्ट में 1 2 3 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट से पॉप फ्रंट करवाएंगे एक एलिमेंट और फिर दोबारा अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो हमारी लिंक लिस्ट जो प्रिंट होनी चाहिए वो प्रिंट होनी चाहिए सिर्फ 2 और 3 एलिमेंट्स के साथ। तो लिंक लिस्ट के अंदर फाइनली सिर्फ 2 और 3 वाले जो नोड्स हैं वो बच जाते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉप बैक। हमें बेसिकली लिंक लिस्ट के लिए पॉप बैक नाम का फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, लास्ट वाला जो टेल वाला नोड है इसे मेमोरी से या इसे लिंक लिस्ट से डिलीट कर देगा। अब जब भी जिस भी नोड को हमें डिलीट करना होता है, बेसिकली अगर इस नोड को हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमें इसका ये वाला कनेक्शन हटाना पड़ेगा इसके प्रीवियस नोड के साथ। तो अगर हमें टेल को डिलीट करना है तो बेसिकली टेल का जो पहले वाला एलिमेंट है, प्रीवियस वाला एलिमेंट है, हमें उसकी एक्सेस चाहिए होती है, तभी तो इस कनेक्शन को हम ब्रेक कर पाएंगे। पर लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैवल करना पॉसिबल होता है, बैकवर्ड ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने टेल्स प्रीवियस हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग अ लूप। कैसे लूप से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जिसको हेड से हम स्टार्ट कर लेंगे। फॉरवर्ड तो हमें ट्रैवल करना आता ही है, टेम्पररी पहले से पॉइंट करेगा फिर टेम्पररी से पॉइंट करेगा। बेसिकली हम वो लूप कब तक चलाएंगे, विल स्टार्ट विद अ टेम्पररी वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज कर देंगे हेड के साथ और तब तक अपने लूप को चलाते रहेंगे जब तक टेम्पररी का जो नेक्स्ट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू टेल। ये हमारी एक प्रॉपर लिमिट हो सकती है कि जब तक टेम्पररी का नेक्स्ट टेल को पॉइंट नहीं करता। ये टेम्पररी हो गया, इसका नेक्स्ट जब टेल को पॉइंट करे मतलब टेम्पररी के अंदर क्या है, टेल का प्रीवियस एलिमेंट स्टोर्ड है, प्रीवियस नोड स्टोर्ड है। तो तब तक हमें एक लूप चलाना है और तब तक हम क्या करेंगे, टेम्पररी को अपडेट करते चले जाएंगे। तो टेम्पररी इज इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट, इस तरीके से। अच्छा, इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेल वाला पॉइंटर है ही नहीं, टेल वाला पॉइंटर कुछ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर नहीं होता, तो उसके बिना ये वाला नोड हम कैसे ढूंढ सकते हैं, सेकंड लास्ट नोड। इसको ढूंढने का एक और तरीका होता है, हम कंडीशन में लिख सकते हैं कि जब तक टेम्पररी के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक लूप चलाओ। तो चाहे हम ये कंडीशन लिखें चाहे हम ये कंडीशन लिखें, दोनों का ही सेम मतलब है। कैसे सेम मतलब है, देखते हैं कि टेम्पररी के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल कब होगा। अगर टेम्पररी ये है, दिस इज माय टेम्पररी, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट होगा ये वाला नोड, और इसके नेक्स्ट का भी नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली नोड। क्या ये वाली नोड नल है, ये तो नल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी को अपडेट करके यहाँ ले आएंगे। ये अगर टेम्पररी है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली नोड, और नेक्स्ट का भी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट है नल के इक्वल। तो यहाँ ये जो सेकंड लास्ट नोड होती है, इस नोड के लिए इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट की वैल्यू हमेशा नल के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लिखने की बजाय वी कैन राइट आर अपडेटेड कंडीशन, जिस केस में लेट्स सपोज हमारे पास टेल नहीं है, उसके लिए हम लिख सकते हैं कि हमारी टेम्पररी के नेक्स्ट का नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल। तब तक टेम्पररी को अपडेट करते चले जाएंगे। इस लूप के बाहर हमारे पास जो टेम्पररी है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो यहाँ पॉइंट कर रहा है टेल के प्रीवियस में। अब अगर हम इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, मतलब जैसे ही हमने ये कनेक्शन तोड़ा वैसे ही क्या होगा, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए हमारा जो टेम्पररी है जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे टेम्पररी का जो नेक्स्ट है अब वो पॉइंट करने लग जाए नल वैल्यू को। तो कनेक्शन को तोड़ने का मतलब है ये कनेक्शन यहाँ से हट गया और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर नल वैल्यू आ गई। और हम कह सकते हैं कि अगर टेल एग्जिस्ट करता है तो टेल क्या करे, टेल जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको तो डिलीट कर दो, मतलब डिलीट कर दो टेल जिस भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को। तो इन सारी कंडीशंस को अपने लेफ्ट में ले आते हैं। तो डिलीट कर दो हमारे टेल की मेमोरी को, और फाइनली टेल अब कहाँ पॉइंट करने लग जाए, टेल बन जाए हमारा टेम्पररी। तो टेल टेम्पररी बनेगा तो यहाँ से हटके अब टेल यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली मेमोरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो अब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमें टेल का प्रीवियस निकालना पड़ेगा। अगर ये टेल है तो इसका प्रीवियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे की नोड को हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब इसकी एक पहले वाली नोड होगी। बैकवर्ड्स ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता लिंक लिस्ट के अंदर। तो लूप लगा के, कंडीशंस लगा के उसे निकाल लेंगे। इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए टेल का नेक्स्ट हो जाएगा नल के इक्वल, डिलीट कर देंगे टेल को और टेल को बना देंगे टेम्पररी के इक्वल। तो इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं।
अपनी टेल क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन कॉल्ड पॉप बैक। पॉप बैक के अंदर शुरुआत में टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं जिसे इनिशियलाइज कर देंगे हम अपने हेड के साथ, और लूप चलाएंगे जब तक टेम्पररी के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक टेम्पररी को अपडेट करना है। तो टेम्पररी होता रहेगा टेम्पररी का नेक्स्ट, और लास्ट में आते ही अब जो हमारा टेम्पररी है, टेम्पररी के अंदर क्या वैल्यू है, बेसिकली टेम्पररी इज़ टेल्स प्रीवियस। तो टेम्पररी का जो नेक्स्ट होगा उसे हम बना देंगे नल, डिलीट कर देंगे द मेमोरी पॉइंटेड टू बाय द टेल, एंड टेल के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे अपने टेम्पररी की। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम पॉप बैक कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, 1 2 3 वाली वही सेम लिंक लिस्ट लेते हैं और इस बार पॉप फ्रंट की जगह हम पॉप बैक करेंगे। तो फाइनल जो लिंक लिस्ट प्रिंट होगी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे सिर्फ 1 and 2 एंड 3 डिलीट हो गया होगा। लेट्स रन इट। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इस बार हमारी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 1 and 2 दो ही एलिमेंट्स बचे हैं। नेक्स्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं आइटरेटिव सर्च ऑन अ लिंक लिस्ट। बेसिकली अपनी लिस्ट के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे सर्च आइटरेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक की आएगी और इस की को हमें अपनी लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारी ये वाली लिंक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर हमें सर्च करना है फॉर की इज इक्वल टू 2। तो की का जो भी इंडेक्स है या की जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को हमें रिटर्न करना है। अगर हमें इस 2 के लिए सर्च करना है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 1 के इक्वल। दिस इज पोजीशन 0, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। अब कैसे सर्च करेंगे, आइटरेटिवली सर्च करना है तो हमें पता है कि हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट विल बी वेरी सिमिलर टू जैसे हमने लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया था। एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, ये टेम्पररी आ गया, इसे चेक कर लेंगे यहाँ पे एलिमेंट है क्या, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब टेम्पररी यहाँ आ गया, चेक कर लेंगे यहाँ है क्या, जहाँ भी आ गया वहाँ से उसका इंडेक्स हम रिटर्न करने वाले हैं। और अगर की कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू होगी 25 के इक्वल, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है -1 की कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल लूप। इनफैक्ट अभी तक की अगर हमें सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो यहाँ पे पॉज करना है और एक बार खुद से इस फंक्शन को लिखने की कोशिश करनी है। तो कोड के अंदर आ जाते हैं। अपनी लिंक लिस्ट के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन इंट, क्योंकि हम इंडेक्स रिटर्न करने वाले हैं। इसे हम कह देंगे सर्च आइटरेटर, जिसके अंदर हमारे पास हमारी की आएगी। अब एक नोट स्टार टेम्पररी बना देंगे जिसे इनिशियलाइज करेंगे अपने लिंक लिस्ट के हेड के साथ। इन वैल्यूज़ को यहाँ से हम चाहें तो हटा सकते हैं। लूप चलाएंगे जब तक हमारा टेम्पररी इज़ नॉट इक्वल टू नल। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें चेक करते रहना है कि टेम्पररी जिस डेटा को पॉइंट करवा रहा है इज़ दैट डेटा इक्वल टू की। जैसे ही डेटा इक्वल टू की आ जाएगा वैसे ही इंडेक्स रिटर्न करना है। तो एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, शुरुआत करेंगे 0 के साथ। वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे अपने इंडेक्स को। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो हर बार टेम्पररी को बना दो टेम्पररी का नेक्स्ट एंड इंडेक्स को कर देंगे ++, और लास्ट में जाके हम रिटर्न कर देंगे -1। मतलब अगर यहाँ से कोई वैलिड इंडेक्स रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में रिटर्न हो जाएगा -1 हमारे फंक्शन से। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है। इसके अंदर चाहें तो 2 और एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, 5 and 4। तो लिंक लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 4 and 5 के इक्वल। इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें सी आउट करवाना है अपना सर्च आइटरेटर विद की इज इक्वल टू 2। इसे कॉल कर देते हैं लिंक लिस्ट डॉट सर्च आइटरेटर, एंड इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हुआ है 1 के इक्वल। दिस इज इंडेक्स 0, दिस 1 इज एट इंडेक्स 0, दिस 2 इज एट इंडेक्स 1। हम 5 के लिए भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं। तो 5 के लिए इंडेक्स प्रिंट होगा हमारे पास 4 के इक्वल दिस वैल्यू। अगर हमने 50 के लिए सर्च किया तो उस केस में हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी -1। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर हम आइटरेटिवली सर्च कर सकते हैं विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ n। अगर n साइज की लिंक लिस्ट है तो हमने एक सिंगल लूप लगाया जो n टाइम्स रन करेगा सारे के सारे नोड्स के ऊपर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। दैट इज व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। नेक्स्ट अब अपने उसी आइटरेटिव सर्च को रिकर्सिव सर्च के अंदर हम कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी लिंक लिस्ट के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे सर्च रिकर्जन, जिसे मिलेगी एक की, और उस की के बेसिस पर इसे रिकर्जन को यूज़ करके आंसर का इंडेक्स रिटर्न करना है। अब लेट्स सपोज हमें जो लिंक लिस्ट दी गई है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है।
इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें सर्च करना है फॉर की इज इक्वल टू 4। तो रिकर्सिवली हम की को कैसे सर्च कर सकते हैं? रिकर्सिवली की को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक रिकर्जन के लेवल पे एक सिंगल नोड को कंसिडर करेंगे। यानी एक रिकर्जन के लेवल पे हम इस नोड को कंसिडर करेंगे, फिर अगले रिकर्जन के लेवल पे इस नोड को कंसिडर करेंगे। जैसे बेसिकली लूप में होता था। लूप में हमने कैसे सर्च किया, एक एक नोड पे गए और उनके डेटा को कंपेयर कर लिया। तो इस बार वही सेम काम जो हमने लूप के हर एक आइटरेशन में किया था, उसे हम हर एक फंक्शन कॉल में करने वाले हैं। यहाँ पे 1 को चेक करेंगे, यहाँ पे 2 के लिए चेक करेंगे, फिर यहाँ पे 3 के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे 4 के लिए चेक करेंगे। बेसिकली हम एक नया हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, इसको हेल्पर नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर हम लिंक लिस्ट का हेड पास करेंगे और ये जो की हमारे पास आती है इसको पास करेंगे। अब बेस्ड अपॉन दिस हेड वैल्यू हम चेक करने वाले हैं कि हमारी की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम हर बार चेक करेंगे कि हमें जो हेड मिला है, या हेड की जगह हम चाहें तो इसे टेम्पररी भी कह सकते हैं, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिले समझने में कि कैसा आइटरेशन वाला लॉजिक ही रिकर्जन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली ये जो टेम्पररी है, जो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है रिकर्जन के अंदर, हम इस टेम्पररी की वैल्यू को की से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर हमारे टेम्पररी का जो डेटा है, टेम्पररी का डेटा अगर हमारी की के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में तो हम रिटर्न कर देंगे कि हमारी की हमें मिल गई है। और कहाँ पर मिली है? हमें लिंक लिस्ट के हेड पर मिली है। और हेड कौन सा इंडेक्स होता है? हेड होता है इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमें टेम्पररी पर अपना डेटा मिल जाए, टेम्पररी क्या है? टेम्पररी हमारे लिए है हमारी लिंक लिस्ट का हेड, तो वहाँ से हम तो रिटर्न कर देंगे इंडेक्स 0। पर लेट्स सपोज यहाँ पे की अगर नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे? तो हम नेक्स्ट लेवल की कॉल लगाएंगे कि अपने रिकर्जन के लेवल पे तो हमें इतना काम करना है, अब हमें नेक्स्ट पूरी की पूरी लिंक लिस्ट की कॉल लगानी है। और ये जो बची हुई छोटी लिंक लिस्ट हो जाएगी, जो छोटा काम हमें करके देगी, इसके अंदर हेड क्या बनेगा? इसके अंदर हेड बनेगा ये नोड। तो बेसिकली हर लेवल पे हम अपने लिंक लिस्ट के हेड को चेंज करते रहेंगे। और हेड क्या है? हेड है हमारा टेम्पररी। तो नेक्स्ट लेवल को हम क्या पास कर देंगे? नेक्स्ट लेवल को हम पास कर देंगे टेम्पररी का नेक्स्ट। तो बेसिकली हम दोबारा से अपने हेल्पर को कॉल लगाएंगे और इस बार पास कर देंगे अपने टेम्पररी का नेक्स्ट अलोंग विद द की। यहाँ से हो सकता है कुछ इंडेक्स रिटर्न होकर आए। जैसे हमें यहाँ पे तो अपनी की 4 नहीं मिली, पर आगे सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं मिली, फिर आगे वाले लेवल को कॉल जाएगी, यहाँ भी नहीं मिली, आगे वाले लेवल को कॉल जाएगी, यहाँ मिल गई। जैसे ही इस लेवल पे हमें की मिल गई, की इज इक्वल टू 4, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू 0। तो अब हम इस लेवल पर आ गए। अब अगर हम सिर्फ इतनी लिंक लिस्ट को कंसिडर करें, हमने इस लेवल पर 0 क्या सोच के भेजा था? ये सोच के भेजा था कि हमारी लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी दिखाई देती है, तो उसमें हेड कहाँ पर है? हेड तो यही है। और उसका इंडेक्स क्या हो गया? उसका इंडेक्स 0 हो गया। अब जब हम वापस इसी लेवल पर आ गए, तो इस एक पहले वाले लेवल पे लिंक लिस्ट कैसी दिखती है? लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी दिखती है। इसका हेड कहाँ है? इसका हेड यहाँ पे है। तो इसके लिए जो की मिली है वो कौन से इंडेक्स पे मिली है? इसके लिए ये इंडेक्स तो 0 हो गया और ये इंडेक्स हो गया +1 के इक्वल। तो पुराने वाले मतलब अगले वाले लेवल से जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर बेसिकली हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा अपने तरीके से सही इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 1 ऐड करके आगे भेजेगा तो 1 यहाँ पे आएगा। अब इसके लिए लिंक लिस्ट कितनी बड़ी है? इसके लिए लिंक लिस्ट इतनी बड़ी है और ये क्या बन गया? ये इस लिंक लिस्ट का हेड बन गया। तो इस वाले लेवल को क्या लग रहा है? मैं हेड हूँ, तो पुराने वाले लेवल से अगर इंडेक्स 1 आ रहा है तो मेरे लिए वो इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? उसमें 1 को ऐड करके सामने वाले इंडेक्स को 2 रिटर्न करके भेजेगा। अब इस वाले लेवल को क्या लगेगा? इस वाले लेवल को लगेगा हेड तो मैं हूँ, यहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है मेरे लिए तो ये वैल्यू इंडेक्स 0 है, ये वैल्यू इंडेक्स 1 है। तो पुराने वाले लेवल से अगर कोई 2 आ रहा है तो उसके अंदर मुझे 1 को ऐड करके भेजना है, तो फाइनल जो वैल्यू रिटर्न होगी दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हर बार पुराने वाले लेवल से जो भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करना है उस इंडेक्स की वैल्यू +1 को, क्योंकि अब हमारी लिंक लिस्ट क्या हो गई? अपडेट हो गई। हमारी लिंक लिस्ट हर लेवल पे बड़ी लिंक लिस्ट के साइज की तरफ होती जा रही है, तो हर बार हम +1 करके आगे की तरफ भेज रहे होंगे। और लास्ट में 3 वैल्यू रिटर्न हुई और 4 कौन सी पोजीशन पे, कौन से इंडेक्स पे? दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो आंसर 3 इज करेक्ट फॉर दिस की इज इक्वल टू 4। अच्छा, रिकर्जन के अंदर अब बेस केस क्या होगा? ये तो हमने फिगर आउट कर लिया कि की जब मिल जाएगी तो इंडेक्स को हमें +1 करके भेज देना है। पर अगर की मिली ही नहीं, वो कैसे पता चलेगा?
रिकर्जन के अंदर अगर टेम्पररी को हम अपडेट करते करते, टेम्पररी पहले यहाँ पे है, फिर टेम्पररी यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फाइनली टेम्पररी कहाँ जाएगा? फाइनली टेम्पररी जाएगा नल वैल्यू के पास। तो जैसे ही टेम्पररी नल के पास पहुँच गया, हमें पता चल जाएगा की तो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि पहले वाले किसी लेवल ने इंडेक्स भेजा ही नहीं। तो की एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है -1। लेट अस मिनिमाइज दिस। अगर हमारे टेम्पररी की वैल्यू नल के इक्वल हो गई, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1 कि हमारी की एग्जिस्ट नहीं करती। और जैसे ही हमने -1 रिटर्न किया, तो इस वाले लेवल पे क्या आएगा? इस वाले लेवल पे -1 आएगा। तो अब यहाँ पर -1 आया है, अब -1 के अंदर 1 को तो हमें ऐड नहीं करना, नहीं तो इंडेक्स 0 हो जाएगा, फिर ये इसको 0 पास करेगा, ये 1 ऐड कर देगा। तो इस तरीके से एडिशंस हमें -1 के लिए नहीं करने। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन पहले ही लगा सकते हैं बिफोर रिटर्निंग आर इंडेक्स, कि अगर हमारे इंडेक्स की वैल्यू -1 हो गई, तो उस केस में हम भी -1 ही रिटर्न करेंगे कि की एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर -1 नहीं है, तब उसके अंदर हम 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि तब वो एक वैलिड इंडेक्स है। तो हमारा जो रिकर्सिव कोड होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस कोड को एक बार कन्वर्ट करते हैं। लेट्स राइट अनदर फंक्शन इन आर लिंक लिस्ट क्लास, इंट सर्च रिकर्सिव इसे कह देते हैं। इसके अंदर हमारे पास की आएगी। अब सर्च रिकर्सिव के अंदर हम हेड को यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे एक ही पैरामीटर आएगा हमारी की, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन के पास हेड की एक्सेस नहीं है। हेड क्या है? लिंक लिस्ट का हेड हमारी लिंक लिस्ट क्लास के अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसे सिर्फ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसे मेन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे, इंट हेल्पर फंक्शन इसे कह देंगे, जिसके अंदर हम अपने हेड को पास कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्च रिकर्जन से हम अपने हेल्पर फंक्शन को कॉल लगाएंगे। हेल्पर फंक्शन में हम लिंक लिस्ट का हेड पास करेंगे और अपनी की पास करेंगे, और जो आंसर ये हेल्पर फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा, वही आंसर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हेल्पर फंक्शन के अंदर एक तो नोट स्टार टेम्पररी आ रहा होगा और एक इंटीजर की आएगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि हमारे टेम्पररी का जो डेटा है, इज़ दैट इक्वल टू द की। इफ़ इट इज़ इक्वल टू द की, तो हमारा टेम्पररी क्या था? लिंक लिस्ट का हेड। तो यहीं से ही हम रिटर्न कर देंगे अपनी इंडेक्स 0, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट लेवल को कॉल लगा देंगे। तो हेल्पर क्या करेगा? टेम्पररी के नेक्स्ट को पास कर देगा फॉर नेक्स्ट लेवल, एंड की को पास कर देगा और उसकी कॉल लगा देगा, और यहाँ से हमारे पास कोई इंडेक्स रिटर्न होकर आएगा। तो हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 है, तो उस केस में तो हमें भी रिटर्न करना है -1, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स +1 को एज आर फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए। और बेस केस इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे टेम्पररी की वैल्यू कभी भी नल के इक्वल हो गई, तो उस केस में रिटर्न कर दो यहाँ से -1 एज द इंडेक्स, कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा प्रॉपर हेल्पर फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सर्च रिकर्जन हो जाएगा। हमें क्या करना है? यहाँ से कॉल करना है अपने सर्च रिकर्जन को। तो सर्च रिकर्जन को जब हम कॉल करेंगे फॉर आर एलिमेंट 4, तो हमारे लिए आंसर प्रिंट होकर आएगा 3 के इक्वल। अब यहाँ पर एक और चीज़, ये जो टेम्पररी हमने पास किया है, जनरली जब भी आप कहीं भी आर्टिकल जाके पढ़ेंगे या कोई कोड देखेंगे, जनरली रिकर्जन के अंदर इसे हम टेम्पररी नहीं कहते, इसको हम हेड ही कहते हैं। पर ये हमारा वो हेड नहीं है जो हमारी लिंक लिस्ट का टोटल हेड है। ये बेसिकली लोकल वेरिएबल है इस हेल्पर फंक्शन का। हेड तो क्या है? हेड तो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट का एक सिंगल हेड है, पर इस हेल्पर फंक्शन के लिए ये वाला जो हेड होगा, ये इसका लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजिंग ना हो तो इसको हम सिर्फ HB नाम दे सकते हैं। तो जनरली इसे हम हेड ही कहते हैं, पर इसे यहाँ पे हम H कह देते हैं, कि हर जगह टेम्पररी की जगह हम H को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल वैसे ही वर्क करने वाला है, आंसर वैसे ही 3 आएगा हमारे पास। पर जनरली इस वेरिएबल को भी हम हेड कह देते हैं इंस्टेड ऑफ टेम्पररी वेरिएबल। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसका नाम है रिवर्स अ लिंक लिस्ट। तो रिवर्स अ लिंक लिस्ट क्या सवाल है? इसके अंदर बेसिकली अगर हमें लिंक लिस्ट दी जाती है 1 2 3, तो इसे हमें रिवर्स करके कन्वर्ट करना है टू 3 2 1। यानी अगर पहले अगर 1 लिंक लिस्ट का हेड था, तो अब 3 यानी जो लास्ट एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट का हेड बनना चाहिए, और सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं वो बेसिकली रिवर्स हो जाने चाहिए। तो हमें अपनी पूरी लिंक लिस्ट को इस तरीके से रिवर्स करना है। और हम इसे क्या करेंगे? हम इसे इन प्लेस रिवर्स करने वाले हैं, यानी विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी। अब एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ करके लिंक लिस्ट को रिवर्स करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एक एक एलिमेंट पे जाना है,
उन सब को एक स्ट्रिंग के अंदर या फिर एरे के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं, और जहाँ भी हमने स्टोर कराया एलिमेंट्स को उससे फिर एक नई लिंक लिस्ट बना दो। पर हम उस तरीके से रिवर्स नहीं करेंगे, हम बिना किसी एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ करते हुए यानी बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, तो इसको हमें बड़े ध्यान से देखना है। बेसिकली लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम इन 3 नोड्स के ऊपर ध्यान देते हैं। एक बार लेट्स क्रिएट अ कॉपी ऑफ दीज 3 नोड्स। इसे कॉपी कर लेते हैं। एक छोटी प्रॉब्लम लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये छोटी सी लिंक लिस्ट है, यहाँ पे नल को पॉइंट कर रही है, और हमें क्या करना है, बस इसे हमें रिवर्स करना है। ये वाला जो हमारा कनेक्शन है हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं। तो उसको रिवर्स करने का हमारा कैसा प्रोसेस रहेगा? अगर ये हमारा हेड है और हमें सिर्फ इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, इस लिंक लिस्ट को एक बार के लिए हम साइड में रख लेते हैं और अपनी इस लिंक लिस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। बेसिकली अगर इस लिंक लिस्ट को हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंटर्स ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा करंट नोड, ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस नोड, एंड ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नोड। हम हमेशा 3 पॉइंटर्स की टर्म्स में सोचने वाले हैं व्हाइल रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट इन प्लेस। तो बेसिकली इस सीधे कनेक्शन को अगर हमें रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट का जो नेक्स्ट है उसे पॉइंट करवाना पड़ेगा टू प्रीवियस। बेसिकली कनेक्शन को अगर रिवर्स करना है तो करंट का जो नेक्स्ट है वो अब किसकी तरफ पॉइंट करे, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होकर आ जाए प्रीवियस। तो जैसे ही करंट के नेक्स्ट को हमने प्रीवियस बनाया, क्या होगा, तो करंट का ये नेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से एक ऑपोजिट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा टुवर्ड्स दिस नोड। और क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले वाली नोड्स के लिए हमने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया होगा, तो एक बार के लिए इस कनेक्शन को भूल जाते हैं। पर बेसिकली इसका जो नेक्स्ट है वो अपने पुराने प्रीवियस नोड की तरफ अब पॉइंट करा रहा होगा। तो सिर्फ ये सिंगल लाइन लिखने से क्या होता है, हमारा कनेक्शन रिवर्स हो जाता है। अब हमने इन दोनों नोड्स का तो कनेक्शन रिवर्स करा दिया, अब इनसे अगली नोड्स का कैसे रिवर्स कराएंगे कनेक्शन? अगली नोड्स के लिए इस प्रीवियस करंट नेक्स्ट को हमें अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करना पड़ेगा? बेसिकली इस प्रीवियस को हटाकर तो हम नया प्रीवियस यहाँ पर ले आएंगे, और इस करंट को हटाकर हम अपना नया करंट यहाँ पर ले आएंगे। कैसे अपडेट करना पड़ेगा? अब प्रीवियस नोड, इसका तो कनेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो गया, ये हेड के को एक बार हटा देते हैं, इनको मिडिल का कोई नोड कंसिडर करते हैं। इसका रिवर्सल कनेक्शन तो हो ही गया पूरा का पूरा, अब यहाँ पे तो और कोई काम नहीं करना। तो नेक्स्ट बारी के लिए ये प्रीवियस बनेगा, ये करंट बनेगा, और ये नल नोड हमारा नेक्स्ट नोड बनेगा। तो अपडेशंस कैसे करेंगे? प्रीवियस को पहले हम यहाँ ले आएंगे और करंट को हम यहाँ ले आएंगे। बेसिकली सारे जो नोड्स हैं वो एक एक करके आगे बढ़ गए। करंट को पहले यहाँ क्यों नहीं लेके आए? करंट को पहले यहाँ इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि अब हमारे पास करंट का कोई लोकेशन नहीं है। अगर इस करंट वेरिएबल को, बेसिकली हम 2 लाइनें लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कि प्रीवियस की वैल्यू के अंदर अब करंट की वैल्यू आ जाएगी, और करंट की वैल्यू के अंदर अब नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। पर इसी लाइन को अगर हम पहले लिख देते तो एरर आ जाता। क्या एरर आता कि यहाँ पर अगर हमने इस करंट को हटा के यहाँ पर ले आए होते तो प्रीवियस को अब पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ पर है, प्रीवियस का अपडेशंस छूट जाते। इसीलिए जब भी अपडेट करेंगे अपने प्रीवियस एंड करंट को, हमें कैसे अपडेट करना है? सबसे पहले प्रीवियस को यहाँ लेकर आएंगे, फिर करंट को हम यहाँ लेकर आएंगे। तो इस तरीके से अपडेशंस करेंगे और हर बार अपना नेक्स्ट निकाल लेंगे। हर बार नेक्स्ट क्या होने वाला है? हर बार नेक्स्ट हो जाएगा हमारे करंट का नेक्स्ट। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको रिपीटेडली परफॉर्म करके हम किसी भी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं इन प्लेस, और ये चारों कंप्लीटली लॉजिकल स्टेप्स हैं। बेसिकली हर एक लिंक लिस्ट की नोड को हम अपना करंट बनाएंगे। ये करंट है, फिर ये करंट बनेगा, फिर ये करंट बनेगा, फिर ये करंट बनेगा, और हमेशा प्रीवियस करंट से पहले वाला नोड होगा और नेक्स्ट करंट के बाद वाला नोड होगा। और इस तरीके से जब 3 नोड्स का हम एक ग्रुप ले लेते हैं तो इन कंडीशंस को, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम उनके कनेक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, और इन ऑपरेशंस को हमें रिपीट कर करके लूप में परफॉर्म करना है। तो एक बार क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को अपनी इस बड़े वाली लिंक लिस्ट के ऊपर डिटेल में देखते हैं। शुरुआत जब हम करेंगे तो शुरुआत में हमारा जो प्रीवियस होने वाला है वो एक नल वैल्यू होगी, और हमारा जो करंट वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू आवर हेड। शुरुआत में दिस इज़ माई करंट, और प्रीवियस कहाँ पॉइंट कर रहा है? प्रीवियस किसी रैंडम वैल्यू नल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अगर हमें पूरी लिंक लिस्ट के कनेक्शंस को रिवर्स करना है तो हर एक सिंगल नोड करंट बननी चाहिए। अब सबसे पहले करंट के लिए हम नेक्स्ट निकाल लेंगे। करंट के लिए नेक्स्ट निकाला तो करंट का नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये हमारी नेक्स्ट नोड हो गई। अब करंट के नेक्स्ट को असाइन कर देंगे वैल्यू प्रीवियस। ये कहने का क्या मतलब है कि करंट के नेक्स्ट को असाइन कर देंगे वैल्यू प्रीवियस?
प्रीवियस अभी क्या है, प्रीवियस अभी कुछ यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नल वैल्यू। करंट के नेक्स्ट में अगर हम प्रीवियस को स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारा करंट है और ये इसका नेक्स्ट है, ये इस नल की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। मतलब ये कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा और ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इस नल वैल्यू की तरफ। तो जैसे ही हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया वैसे ही हमारा एक कनेक्शन रिवर्स हो गया। अब नेक्स्ट बारी के लिए अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट बारी के लिए अपडेट करने का क्या मतलब है, प्रीवियस के अंदर करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो ये प्रीवियस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा, एंड करंट के अंदर नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो करंट है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा। तो बेसिकली वी कैन रिमूव दिस एंटायर पॉइंटर और यहाँ से भी पूरे करंट को हम हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट बारी के लिए ये हमारा प्रीवियस हो जाएगा, और नेक्स्ट बारी के लिए इस नेक्स्ट को हटा देते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा करंट बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रीवियस और करंट आगे आगे चलते चले जाएंगे। उससे अगली बारी होगी तो यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा, यहाँ करंट आ जाएगा। उससे अगली बारी होगी तो यहाँ प्रीवियस, यहाँ करंट। उससे अगली बारी होगी तो यहाँ प्रीवियस, यहाँ करंट। तो इस तरीके से आगे 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 चलते चले जाएंगे। कब तक चलते चले जाएंगे, जब तक हमारी करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती। करंट की वैल्यू हेड से स्टार्ट हुई थी और करंट को बिल्कुल लास्ट तक जाना है, तो ये लूप जब तक चलेगा तब तक वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, तब तक हमें इस लूप को रन करना है। एंड दिस लूप इज़ बेसिकली द मैजिक दैट इज़ गोइंग टू रिवर्स आवर लिंक लिस्ट। अब दोबारा से लूप को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट को दोबारा से करंट का नेक्स्ट बना देंगे, तो नेक्स्ट कौन सी नोड बन जाएगी, नेक्स्ट बन जाएगी ये नोड। अब करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे प्रीवियस को। करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट है ये, तो ये वैल्यू अब पॉइंट करेगी प्रीवियस को। तो यहाँ से एक कनेक्शन हट जाएगा और एक नया कनेक्शन बन जाएगा इस नोड की तरफ। अब प्रीवियस को अपडेट करके करंट को पॉइंट करवा देंगे, तो बेसिकली ये पॉइंटर यहाँ से हटेगा और प्रीवियस अब यहाँ पॉइंट करेगा, एंड करंट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तो करंट यहाँ से हटेगा एंड करंट अब यहाँ पॉइंट करने वाला है। उसके बाद दोबारा से लूप को रिपीट करेंगे क्योंकि करंट नल नहीं हुआ। अब दोबारा से नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, तो करंट का ये वाला जो नेक्स्ट है जो आगे पॉइंट कर रहा है अब ये पीछे पॉइंट करेगा। इस कनेक्शन को हटा देंगे और एक रिवर्स कनेक्शन यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर देंगे। अब अपडेशन कर देंगे, प्रीवियस करंट बन जाएगा, करंट नेक्स्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट को तो यहाँ से हटा देते हैं, प्रीवियस करंट पर आ गया और करंट क्या बन गया, करंट नेक्स्ट बन गया। दोबारा से लूप को रिपीट करेंगे, दोबारा नेक्स्ट को असाइन करेंगे वैल्यू। नेक्स्ट अब यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट अब यहाँ आ गया, तो करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस बना देंगे। ये करंट है, ये करंट का नेक्स्ट है, ये प्रीवियस की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये वाला कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा एंड वील पॉइंट दिस वैल्यू टू दिस नोड। अपडेशंस करेंगे तो प्रीवियस में करंट की वैल्यू आएगी और करंट में नेक्स्ट की वैल्यू आएगी। तो इस नेक्स्ट को एक बार यहाँ से हटा देते हैं, तो ये करंट तो फाइनली यहाँ जा रहा होगा और ये प्रीवियस फाइनली यहाँ जा रहा होगा। अब अपनी लिंक लिस्ट को चाहें तो हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो इसका नेक्स्ट है अभी ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी ये इस नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ऐसे इमेजिन कर लिया है बस हमने। तो इस बार नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट ये है, करंट का नेक्स्ट क्या है, ये नल वैल्यू, तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू हो गई। करंट का जो नेक्स्ट है अब वो पॉइंट करेगा प्रीवियस को, ये करंट का नेक्स्ट है, तो ये कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा और एक रिवर्स कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा इस नोड तक। फिर हम नेक्स्ट को तो यहाँ से हटा देते हैं, अपने करंट को अपडेट कर देंगे आगे की तरफ और प्रीवियस को अपडेट कर देंगे एक आगे की तरफ, और फाइनली हमारा लूप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब करंट की वैल्यू नल हो चुकी है। करंट कहाँ पे आ गया, करंट को असाइन हो गई है अब ये हमारी नल वैल्यू। तो जैसे ही नल हुआ मतलब हम इस लूप से बाहर निकल गए। जैसे ही इस लूप से हम बाहर निकलेंगे अब प्रीवियस एंड करंट के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होंगी उसको देख लेते हैं। जैसे ये लूप ख़त्म होगा हमारा जो करंट है उसके अंदर तो वैल्यू होगी नल, क्योंकि करंट जब नल होगा तभी ये लूप रुकेगा। तो करंट के अंदर तो वैल्यू है अभी नल के इक्वल। और प्रीवियस कहाँ पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस पॉइंट कर रहा है हमारी पूरी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड की तरफ। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, लिंक लिस्ट की लास्ट नोड की तरफ। पर क्या हम कह सकते हैं कि अब इस रिवर्स लिंक लिस्ट में जहाँ कनेक्शन सारे उल्टे हो गए हैं, ये लास्ट नोड ही क्या है, ये लास्ट नोड ही है हमारी नई लिंक लिस्ट का हेड। जब हम 1 2 3 इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं तो लिंक लिस्ट कैसी बनेगी, 3 2 1, और इसमें हेड कौन बनेगा, हेड बनेगा 3। तो अब जहाँ प्रीवियस पॉइंट कर रहा है टू लास्ट नोड, दिस नोड विल बेसिकली बी द न्यू हेड
ऑफ द न्यू लिंक लिस्ट, ऑफ द रिवर्स लिंक लिस्ट। तो इस लूप के बाहर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको हमें याद रखना है कि अब प्रीवियस के अंदर हमारा नया हेड है तो उसे अपने हेड पॉइंटर के अंदर सेव भी कर लेते हैं। हेड के अंदर क्या आ जाएगा, हेड के अंदर आ जाएगी हमारे प्रीवियस की वैल्यू। तो इस तरीके से इन प्लेस हम अपनी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। इसका कोड लिख लेते हैं एक बार। विद इन आर लिस्ट क्लास वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन, इसको कह देते हैं वॉइड रिवर्स। वॉइड रिवर्स क्या करेगा, इसमें 2 पॉइंटर्स बना लेते हैं। एक होगा करंट, करंट को इनिशियलाइज करेंगे हेड के साथ। एक होगा प्रीवियस, प्रीवियस को इनिशियलाइज कर देंगे नल के साथ। नेक्स्ट पॉइंटर को हम लूप के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। जब तक करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नेक्स्ट निकाल लो। नेक्स्ट हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, उसके बाद करंट का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा दो टू प्रीवियस। और अपडेशंस कैसे करेंगे, अपडेशंस जो भी होंगे फॉर नेक्स्ट आइटरेशन, उसमें हम प्रीवियस को बना देंगे करंट एंड करंट के अंदर स्टोर करा देंगे वैल्यू नेक्स्ट। और लास्ट में जाते जाते हेड के अंदर अब प्रीवियस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड वर्क करता है। हमारी अभी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है 1 2 3 4 5। हम लिंक लिस्ट डॉट रिवर्स को कॉल करेंगे और दोबारा से लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे अगर, तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। ये जो सारे के सारे कनेक्शंस हैं, इनफैक्ट इसे प्रिंट ही करा लेते हैं डायरेक्टली। तो शुरुआत में लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 5, अब लिंक लिस्ट क्या है 5 4 3 2 1। अब लिंक लिस्ट का हेड क्या है, लिंक लिस्ट का हेड है 5 के इक्वल। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। इसमें चाहे तो टेल को भी अपडेट कर सकते हैं। टेल जनरली गिवन नहीं होती है क्वेश्चंस में, पर हम चाहें तो शुरुआत में ही टेल को क्या बना सकते हैं, टेल को बना सकते हैं अपने हेड के इक्वल। तो टेल अपडेट हो गई। शुरू में जो ये स्टार्टिंग था, अब रिवर्स लिंक लिस्ट के अंदर यही स्टार्टिंग नोड या यही स्टार्टिंग वैल्यू हमारी टेल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये भी काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है जो इन सारी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इट इज़ टू फाइंड एंड रिमूव द nth नोड फ्रॉम एंड। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए एक तो अपनी लिंक लिस्ट दी होगी। लिंक लिस्ट दिए होने का मतलब होता है जनरली सवालों के अंदर कि हमें लिंक लिस्ट का हेड दिया होता है और हेड के बाद कुछ इस तरीके से अपने नोड्स अटैच्ड होते हैं। उसके साथ में हमें साथ में एक n की वैल्यू भी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमें लास्ट से सेकेंड नोड फाइंड आउट करना है। लास्ट से ये हमारा n इज इक्वल टू 1th नोड है, n इज इक्वल टू 2th नोड है, n इज इक्वल टू 3th नोड है। तो लास्ट वाले जो नोड्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं होते, उनकी काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा n इज इक्वल टू 2 वाला नोड हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इस नोड को यहाँ से हटाना है और बेसिकली हमारी जो फाइनल लिंक लिस्ट दिखनी चाहिए उसमें 3 का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए इस 5 के साथ। ये काम हमें परफॉर्म करना है। अब अगर हमें इस नोड को डिलीट करना है, बिकॉज दिस नोड इज एट n इज इक्वल टू 2, इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके प्रीवियस वाले नोड की हमें एक्सेस चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट को हम सिर्फ फॉरवर्ड ही ट्रैवल कर सकते हैं, बैकवर्ड ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस नोड को अगर हमें डिलीट करना है तो इसके प्रीवियस वाले का जो नेक्स्ट है उसको हम डायरेक्टली इस नोड के नेक्स्ट से पॉइंट करवा देंगे। तो यही एक तरीका होता है इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें इसका जो प्रीवियस नोड है उस प्रीवियस नोड की एक्सेस चाहिए होगी। तो अब हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम बन गई है विच इज़ बेसिकली टू आइडेंटिफाई दिस प्रीवियस नोड। यानी लास्ट से हम ये n+1th वाली नोड कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर हमें पता चल जाए कि लास्ट से n वाली नोड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम n+1 वाली भी निकाल लेंगे। अगर हमें n वाली निकालनी आती है तो n+1 वाली भी हम निकाल पाएंगे क्योंकि उसी सेम तरीके को यूज़ करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट से जो nth नोड होती है, हम उस लास्ट से nth नोड को किसी भी लिंक लिस्ट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड यानी हेड से आगे बढ़ते बढ़ते ट्रैवल करना पॉसिबल होता है, पर बैकवर्ड्स ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है हम लिंक लिस्ट में पीछे से काउंटिंग शुरू कर देंगे, यहाँ टेल से शुरू कर देंगे, अच्छा ये तो नोड n इज इक्वल टू 1 हो गई, ये n इज इक्वल टू 2 हो गई, क्योंकि वापस आने का कोई तरीका नहीं होता लिंक लिस्ट में। तो क्यों ना हम फॉरवर्ड ही कुछ ऐसा तरीका निकाल लें जिसमें हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम इस nth नोड तक पहुँच रहे हैं। तो उसके लिए ये देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है, अगर हमें लास्ट से n इज इक्वल टू 2 वाली नोड निकालनी है तो उसकी फ्रंट से कितनी वैल्यू होने वाली है। ये है हमारी फ्रंट से फर्स्ट नोड, ये है फ्रंट से सेकंड नोड, ये है फ्रंट से थर्ड नोड, ये है फ्रंट से फोर्थ नोड। जो नोड लास्ट से सेकंड पोजीशन पे है वो फ्रंट से फोर्थ पोजीशन पे है। तो क्या हम कह सकते हैं फ्रंट से इसकी वैल्यू 4 है। अब जिस नोड की वैल्यू n इज इक्वल टू 3 है लास्ट से,
दिस इज़ n इज इक्वल टू 1, दिस इज़ n इज इक्वल टू 2। अगर इस वाली नोड की बात करें तो इसकी वैल्यू फ्रंट से कितनी है, इसकी वैल्यू फ्रंट से भी 3 है, तो इसकी वैल्यू फ्रंट से भी हमारे पास 3 आती है। जिस नोड की वैल्यू लास्ट से n इज इक्वल टू 1 है, यानी ये वाली नोड, उसकी स्टार्टिंग से कितनी वैल्यू है, दिस इज़ फ्रंट इज इक्वल टू 1, दिस इज़ फ्रंट इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। तो क्या हम कह सकते हैं इस नोड की फ्रंट से 5 वैल्यू है, या इनफैक्ट इन दोनों वैल्यूज़ को लेट अस प्लेस देम डाउन। तो इस तरीके का कुछ हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, यानी हम पीछे से जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं लिंक लिस्ट में, फ्रंट से उनकी वैल्यूज़ कम होती रहेगी क्योंकि वो नोड्स अब फ्रंट की तरफ लाई करते रहेंगे। और यहाँ पर इनफैक्ट एक डायरेक्ट कनेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम किसी तरीके से अपने लिंक लिस्ट का साइज़ निकाल लें जो इस केस में विल बी इक्वल टू 5, क्या हम कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइज माइनस n प्लस 1। साइज हो जाएगा 5 के इक्वल, माइनस n मतलब 5 माइनस 1 प्लस 1, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5। उसी तरीके से क्या हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइज माइनस n प्लस 1। साइज हो जाएगा 5 के इक्वल, माइनस 2 प्लस 1, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 4 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू साइज माइनस n प्लस 1। और साइज तो हम निकाल ही सकते हैं, हमने जैसे लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया था। साइज़ को कैसे निकालते हैं, हेड से स्टार्ट करेंगे, टेम्पररी को इधर 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 सारे नोट्स पे लेते जाएंगे और अपनी लिंक लिस्ट के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करेंगे, वही हमारी लिंक लिस्ट का साइज़ हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट का साइज़ अगर हम किसी तरीके से निकाल लें तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लास्ट से जो हमारी nth नोड है वो फ्रंट से कौन से वाली नोड होगी। लास्ट से काउंट करके जो n आएगा, फ्रंट से वो काउंट करके आएगा साइज माइनस n प्लस 1। अब हमें पता चल गया कि अपनी किसी भी लिंक लिस्ट से हमारी जो लास्ट की nth नोड होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम साइज माइनस n प्लस 1th नोड की तरह निकाल सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो इस तरीके से हम अपनी इस नोड को निकाल सकते हैं एज 4th नोड फ्रॉम द फ्रंट। अब फ्रंट से तो हम इस नोड को निकाल लेंगे, पर इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें इसकी प्रीवियस नोड की एक्सेस चाहिए होगी। मतलब इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें हमेशा प्रीवियस नोड की एक्सेस चाहिए, क्योंकि यही तो कनेक्शन काटना पड़ेगा हमें डिलीट करने के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि लास्ट से जो नोड साइज माइनस n प्लस 1 पे आती है, तो ये वाली इसका प्रीवियस नोड लास्ट से कितनी हो जाएगी, n प्लस 1। ये नोड अगर लास्ट से n पोजिशन पे है तो ये नोड लास्ट से n प्लस 1 पोजिशन पे होगी। तो n प्लस 1 पोजिशन पे लास्ट से होगी तो फ्रंट से कौन सी पोजिशन पे हो जाएगी, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में n की जगह n प्लस 1 रख देना है। तो साइज माइनस n प्लस 1 प्लस 1, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू साइज माइनस n। तो ये कौन सी पोजीशन है, प्रीवियस। प्रीवियस इज बेसिकली साइज माइनस nth पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट। तो हम एक लूप चला सकते हैं जो 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा लूप, हमारी साइज माइनस nth पोजीशन पर। जो भी नोड हमारी साइज माइनस nth पोजीशन पे होगी वो हमारी प्रीवियस नोड होगी और हमें क्या करना है, इस प्रीवियस नोड का कनेक्शन कट करना है। कनेक्शन कैसे कट करेंगे, बेसिकली एक बार के लिए इस टेल को हटा देते हैं। हम इसके नेक्स्ट को इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो प्रीवियस का नेक्स्ट है, या लेट अस राइट द एरो ऑपरेटर, हमारा जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसे हम पॉइंट करवाना चाहते हैं टू प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट। कैसे, ये प्रीवियस है, ये वैल्यू प्रीवियस का नेक्स्ट है, इसका ये जो अंदर वाला पॉइंटर है। तो हम चाहते हैं प्रीवियस का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, जो प्रीवियस का नेक्स्ट नोड है। तो हम चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाए। जैसे ही ये कनेक्शन यहाँ एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्या होगा, ये वाला कनेक्शन तो कट हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू तो डिलीट हो जाएगी और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट अब इररेलेवेंट बन जाएगा। बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब भी कोई हेड से इस पूरी लिंक लिस्ट को देखने की कोशिश करेगा तो उसमें सिर्फ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद डायरेक्ट कनेक्शन होगा 5 की तरफ और फाइनली नल। यानी अब ये वाला जो नोड है ये कंप्लीटली मेमोरी से हट गया। कैसे हट गया, सिर्फ इस सिंगल लाइन से कि प्रीवियस के नेक्स्ट का ये जो कनेक्शन था इसको तोड़ के आप प्रीवियस के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवा दो। उसके लिए हमें 2 काम करने पड़े। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ा कि लास्ट से जो nth नोड होता है वो शुरुआत से साइज माइनस n प्लस 1th नोड होता है। तो लास्ट से जो n प्लस 1th नोड होगा मतलब प्रीवियस होगा वो शुरुआत से साइज माइनस nth नोड होगा। एक लूप लगा के पहले इस प्रीवियस को निकालेंगे, फिर इसके कनेक्शन को चेंज कर देंगे यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो एक बार इसे कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। विद इन आर
लिस्ट क्लास के अंदर अब वैसे तो बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हो गए हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसे कहते हैं void remove nth। रिमूव nth के अंदर हमारे पास n आ रहा होगा कि कौन सी पोजीशन से आपको एलिमेंट को रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो एक नोड स्टार पॉइंटर ले लेंगे, इसे प्रीवियस कह सकते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देंगे हेड के साथ, प्रीवियस टेम्पररी कुछ भी कह सकते हैं, बेसिकली यही हमारा प्रीवियस बनेगा बाद में जाकर। एंड एक लूप चला लेते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन साइज माइनस n, i प्लस प्लस, और हर बार हम अपने प्रीवियस को कर देंगे प्रीवियस का नेक्स्ट। तो हर बार हम टेम्पररी लेते थे, इस बार उसी को हमने प्रीवियस कह दिया है। हमने लेस देन साइज माइनस n इसलिए किया है क्योंकि ये लूप तब रुकेगा जब i की वैल्यू साइज माइनस n के इक्वल हो जाएगी। जब i की वैल्यू साइज माइनस n के इक्वल हो जाएगी तब प्रीवियस में क्या होगा, तब प्रीवियस में हमारी डिलीशन वाली नोड का प्रीवियस होगा, मतलब यहाँ पे आते ही साइज माइनस n वैल्यू हो जाएगी और हमारा प्रीवियस की तरफ ही पॉइंट कर रहा होगा। तो जैसे ही हमें सही वैल्यू मिल गई प्रीवियस की, हम प्रीवियस के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे टू प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट। इनफैक्ट हम प्रिंट भी करवा सकते हैं कि हम कौन सी नोड को डिलीट करने वाले हैं, उस नोड को हम सेव कर सकते हैं इन दिस नोड स्टार ptr, ऐसे कह देते हैं टू डिलीट। प्रीवियस की जो नेक्स्ट नोड है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसे हम पॉइंट भी करा सकते हैं या सी आउट भी करा सकते हैं, गोइंग टू डिलीट का डेटा। इस तरीके से हम वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रिमूव nth फंक्शन। हमारी लिंक लिस्ट अभी 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी दिखती है। हम लिंक लिस्ट से रिमूव nth करेंगे लास्ट से सेकंड नंबर, तो लास्ट से सेकंड वैल्यू डिलीट होगी मतलब 4 डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी लिंक लिस्ट को दोबारा प्रिंट करवाएंगे। लिंक लिस्ट दोबारा प्रिंट होगी तो अब लिंक लिस्ट से 4 हट जाना चाहिए और फाइनल लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। लेट्स रन इट। ओके, एक स्टेप हमने मिस कर दिया रिमूव nth में कि हमारे पास लिंक लिस्ट का साइज़ नहीं है, तो इसे रन करने से पहले अपना साइज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम चाहें तो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, नहीं तो उसके लिए एक अलग फंक्शन भी बना सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लेट्स कॉल इट इंट साइज़। इंट साइज़ के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं, साइज़ इज़ इक्वल टू 0, नोड स्टार टेम्पररी इज़ इक्वल टू हेड। एक लूप चला लेंगे जब तक हमारा टेम्पररी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक टेम्पररी इज़ इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट। एंड हर बार हम करते जाएंगे अपने साइज़ को प्लस प्लस और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना साइज़। तो इस साइज़ को शुरुआत में ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, इंट साइज़ इज़ इक्वल टू साइज़। तो फंक्शन को बुलाकर कॉल करके हमने अपने साइज़ को कैलकुलेट कर लिया। लेट्स क्लियर दिस एंड रन इट अगेन। लेट्स कॉल इट गेट साइज़ में बी एंड इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। तो अब हमारी जो लिंक लिस्ट है शुरुआत में कुछ ऐसी दिखती थी। हमने कौन सी नोड को डिलीट किया, हमारे पास प्रिंट होकर आ गया गोइंग टू डिलीट 4। इस लाइन से डिलीट प्रिंट होकर आ गया गोइंग टू डिलीट 4 और हमारी फाइनल लिंक लिस्ट के अंदर 4 डिलीट हो गया। तो रिमूव nth वाले सवाल में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, हमें बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, क्योंकि हमने साइज़ को कैलकुलेट करने में भी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया। उसके बाद हमने यहाँ पे भी वर्स्ट केस में हो सकता है पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना पड़ जाए। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज कांस्टेंट। एज सच हमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, छोटे छोटे वेरिएबल्स बनाए हैं, साइज़ वेरिएबल बना लिया, टू डिलीट वेरिएबल बना लिया, प्रीवियस बना लिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज बिग ऑफ 1। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट से अपनी nth नोड को रिमूव कर सकते हैं।